हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हो तुम सब लोग? सबको बहुत बहुत वेलकम। अर्जुना जेई बैच में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा बढ़िया करके पहुंच रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? लेट ओपी, मुझे तो चैट पे लेट ओपी दिखाई दे रहा है बस। अरे यार, 5-7 सेकंड ऊपर नीचे तो चलते हैं। देखो, जल्दी से बताइए, क्या सब कुछ अपना कनेक्शन वगैरह बढ़िया है? क्या सारी चीजें क्लियर हैं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं बढ़िया से? सब कुछ A1 होना चाहिए भाई। देखो, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से और सबका बहुत बहुत वेलकम इस बैच के अंदर। अर्जुना जेई का बैच आपका बेटा कल स्टार्ट हुआ है। कल थी आपकी पहली क्लास जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा। आज बेटा मैथ्स की है अपनी पहली क्लास। तो मैथ्स की पहली क्लास में भी आप सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में। लास्ट ईयर अर्जुना जेई बैच बहुत मजा आया था मुझे पर्सनली। इस बार भी होपफुली और मजा आएगा और ज्यादा मैं आप लोगों के अंदर वैल्यू ऐड कर पाऊंगा इस साल के बच्चों के। तो कैसे हैं भाई सभी अर्जुनाज? जल्दी बताएं, क्या फील कर रहे हैं? मुझे पता है यार, ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, जेई की तैयारी कर रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, 11वीं में आ गए हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं। 10वीं तक क्या होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं भाई, थोप दिए गए हमारे ऊपर। अब तो हमारी चॉइस है, हम तो बस सीनियर हो गए हैं, हम तो यही है पढ़ेंगे, है ना। एक ये वाली फीलिंग आती है। फिर दूसरी आती है कि भैया जेई की तैयारी कर रहे हैं और सर जेई में हम लोग, डर का भी माहौल होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, लगता है कैसे होगा, बहुत टफ है, बहुत बहुत सारे डाउट्स आते हैं अपने ऊपर। तो क्या फील कर रहे हो आप लोग? जल्दी से एक बार बताइए कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि अभी बाकी लोगों को एक बार जुड़ने देते हैं, कुछ और बच्चे भी क्योंकि ऐप से यहाँ आ रहे होंगे, हो सकता है थोड़ी देर में आए, तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जल्दी बताइए कैसा फील हो रहा है आप लोगों के अंदर, क्या फीलिंग्स आ रही हैं अभी? डर लग रहा है, एक्साइटमेंट है, मजा आ रहा है, क्या फीलिंग्स हैं? जो भी आपको लग रहा है एक बार बताइए। एक्साइटेड सर, एक्साइटेड, नर्वस, जो फील आ रहा है यार वो बताओ, क्या दिक्कत है? मोस्टली लोग एक्साइटेड, नर्वस कह रहे हैं। नाइस, सुपर एक्साइटेड, गुड, अच्छा, मिक्स फीलिंग। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने भी हमारा स्वागत किया, हमने भी आपका किया। नींद आ रही है, एक भाई साहब हमारे कह रहे हैं नींद आ रही है। तुझे पहली ही क्लास में बेटा नींद आ रही है, कैसे करेगा काम, कैसे चलेगा? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी लोगों को मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, काफी लोगों को मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, एक्साइटेड तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, इस टाइम मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, स्पेशली देखो जब जेई की जर्नी हम शुरू करने वाले होते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल होता है। एक्साइटमेंट से धीरे धीरे नर्वसनेस की तरफ बढ़ता है, या फिर ये कह लो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे जैसे क्लासेस होती जाती हैं, हमें काफी चीजें पता लगती जाती हैं, तो थोड़ा सा टेंस्ड माहौल होता है। बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। पूरी जर्नी में आप लोगों को हैंड होल्ड करके चलेंगे। सारी प्रॉब्लम्स जो जो बच्चे फेस करते हैं अलग अलग स्टेजेस पर, वो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको पढ़ाएंगे तो है ही देखो सब्जेक्ट्स, बट साथ में मेंटरशिप, साथ में आपको बताएंगे किस तरह से जेई क्लियर करना होता है। ठीक है भाई। और शुरुआत में मैं भूल गया बताना, जिन लोगों को नहीं पता है भाई, मेरा नाम देखो सामने लिखा हुआ है। काफी बच्चे आप में से पहली बार मुझे देख रहे होंगे, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। तरुण खंडेलवाल नाम है मेरा, और साथ में बीटेक किया हुआ है मैंने आईआईटी दिल्ली से। ऑल इंडिया रैंक 289 आई थी मेरी। आप में से काफी सारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज हो सकता है आईआईटी जाना, और वो ड्रीम बेटा मैं लिव कर चुका हूं। तो आप लोगों को आई थिंक काफी सारी चीजों में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैथ्स के अलावा भी काफी चीजें, किस तरह से बेटा पढ़ना है, कैसे जेई की तैयारी करनी है, कैसे जेई क्लियर करना है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से पेपर क्रैक करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है भाई। एक लिख रहे हैं सर नो फीलिंग, फीलिंग ही नहीं है सर हमारे अंदर। कुछ तो फीलिंग आएगी भाई। कोई फीलिंग नहीं है इसका मतलब तूने अभी सीरियसली सोचा ही नहीं है तुमने कि क्या करना है, जेई में तैयारी करनी भी है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यार, शुरुआत में ये जो तुम्हें फीलिंग्स आ रही है ना, एक्साइटमेंट और डर, ये बड़ी लाजमी है, बहुत ऑब्वियस है, बट धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, है ना। तुमने देखा ना, जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, जब इंडिया खेलती है, तो शुरुआत में एक दो बॉल बड़ी डर डर के खेलते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बिल्कुल वही वाला हाल है अभी तुम्हारा। एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस दोनों। धीरे धीरे जब एक बार टिक जाओगे पिच पे, तो आराम से सारी चीजें स्मूथली चलेंगी उसके। बट उसके लिए बेटा टिकना जरूरी है। ये नहीं कि पहली बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आउट होके बेटा चल दिया तू। हाँ, तो नर्वस नहीं होना है, घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्टार्ट करा जाए अपना लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 1 में देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा किस तरह से जेई के लिए तैयारी की जाती है। अब मुझे पता है
तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये ज्ञान तो हमें बहुत मिल गया है, सर फिजिक्स वाले सर राजवन सर ने और केमिस्ट्री में निखिल सर ने भी ये ज्ञान दिया है, अब आप मत दीजिए हमें ये ज्ञान। तो मैं तुम्हें क्रिस्प थोड़ा सा ही दूंगा, मुझे पता है, देखो यार बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, हल्की फुल्की बातें बताऊंगा, बट ये बेटा बहुत जरूरी है देखो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो पढ़ाई तो तुमने साल भर करनी है यार, पढ़ाई साल भर करनी है, बट कैसे पढ़ना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, जो मैंने अपने इतने लास्ट 12-14 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चों को पता ही नहीं है कि जेईई की तैयारी सही तरीका क्या है। वो 12-12 14-14 घंटे पढ़ तो रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता सही तरीका क्या है पढ़ने का, क्या चीज कब पढ़नी है, किस तरह से पेपर देना है, कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स एम करने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप सभी लोग बहुत ध्यान दें। शुरुआत के ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके फिर हम लोग पहुंच जाएंगे बेसिक्स, कुछ रिवीजन करेंगे। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बेटा आपकी बहुत ज्यादा लगने वाली है, 11th के हर चैप्टर में लगेगी। तो जो भी चीजें हम करेंगे उससे पहले क्वाड्रेटिक यूज होगी, इसलिए थोड़ा बहुत ये रिवाइज करा दूंगा, बाकी बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक के हम करेंगे आज के लेक्चर में, राइट। बुक्स सर, अब देखो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, घबराइए मत, इसके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जो तुम्हारे दिमाग में अभी सवाल आ रहे हैं प्रिपरेशन के रिलेटिवली, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड स्टेट में हैं, और ये हैं हमारे प्यारे अर्जुनाज जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस समय, है ना भाई, क्योंकि एक तो 11वीं में आ गए हैं, सर मैं 11वीं में आ गया और अर्जुना जेईई भी ले लिया है, अब तो सर मैं ओपी बन गया हूं, अब तो मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं सर, ये देख, है ना बेटा, ऐसा ही तो है, ये देख ए ग्रेड भी आया हुआ है इसका, अभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 10th में काफी लोगों का, तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना भाई, यही स्टेट है ना तुम्हारा। जल्दी बताओ क्या तुम्हें इसी तरह की खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हो रही है कि नहीं, अभी हो रही है कि नहीं, हाँ जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, यही एक्साइटमेंट लेवल बेटा बना रहना चाहिए। बट कहानी में एक ट्विस्ट है, देखो भाई, ये एक्साइटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, बट इस एक्साइटमेंट से ये जो जर्नी है ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है कई बच्चों के लिए। तो आप जो है इसी स्टेट में रहें और ऐसे ना बन जाएं ये चीज हमारे को इंश्योर करना है। तो उसके लिए बेटा आपको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तो अगले 15-20 मिनट जो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स में सर ने बता दी हैं, बट कुछ चीजें आपको हो सकता है नहीं लगे, बट उन सब चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो भाई ये बात पक्की है कि तुम यहां से यहां नहीं पहुंचोगे, ठीक है भाई। तुम सभी चाहते होगे कि सर हमारा हाल ये ना हो 11th के एंड तक, ये वो बच्चा है जिसकी 11th हो गई बर्बाद, तुमने देखा है ना, बहुत बच्चे लिखते हैं सर 11th बर्बाद हो गई सर, अब क्या करें। तो अगर तुम ये चाहते हो कि भैया तुम ऐसे ना बनो, तो जो अगले 15 मिनट कह रहा हूं, अगर उसको पूरे 1 साल इंप्लीमेंट कर दिया तो तुम्हारी ये गारंटी है बेटा, तुम्हारी 11th बर्बाद नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो अगले 15 मिनट में मैं तुमसे करने वाला हूं। समझ गए क्या बोल रहा हूं, कि यहां से यहां नहीं पहुंचना है। तो अगले 15 मिनट जो बोलूंगा उसे केयरफुली सुनेंगे, कोई भी ज्यादा ज्ञान नहीं देगा कि सर पढ़ाओ, सर क्वेश्चन कराओ, सर ये कराओ, सर ये सब हम जानते हैं, जानते हो। आज ये सोच लो कि इंप्लीमेंट करना है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में उसको डिस्कस ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है, ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी जेईई की जो तैयारी है उसको कैसे करना है। देखो यार, करना 2 साल है, कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो पढ़ने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होता, वो यही होता है कि उसने तैयारी कैसे करी है। पढ़ाई सब करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, ये बात भी एक फैक्ट है बेटा। ये स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम नहीं है कि सबको 90% भी मिल सकते हैं, यहां पे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। तो अपने को स्मार्टली पढ़ना है, सारी चीजें समझनी है। तो 4-5 पॉइंट्स में, इनफैक्ट सिर्फ 4 पॉइंट्स में मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। पहला पॉइंट है कि आईआईटी जेईई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है, आप में से काफी बच्चे बड़े बड़े शहरों में होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जेईई क्या है, आईआईटी से क्या होता है, कहाँ कॉलेज होते हैं, किस तरह का पेपर होता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने देश में यार जो जिनको नहीं है इंफॉर्मेशन, जेन्युइनली छोटे छोटे गांव में नहीं इतनी अवेयरनेस है, बट क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, तो सबकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबको बताना कि एक्चुअली आईआईटी जेईई एग्जाम से वो क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होंगे इस समय, जिनका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। एंड लास्ट 3rd स्टेप में,
क्योंकि आप लोग बेटा ये अर्जुना जी एक ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ये समझेंगे हम थर्ड पॉइंट में। एंड लास्ट में चौथा पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स, कि भैया तुम्हें अगर 11th चाहते हो अच्छी तरह निकले तो उसमें कॉमन गलतियां जो बच्चे करते आते हैं वो तुम्हें नहीं करनी है। वो 4-5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, तो जल्दी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आईआईटी जेईई एग्जाम। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होंगी, जिन्हें नहीं पता एक बार जल्दी से देख लें। पहले तो आईआईटी जेईई होता क्या है भाई, देखो आईआईटी जेईई स्टैंड्स फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटीज हमारे देश के मोस्ट रिनाउंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेईई। मतलब उसमें आप जाने का जरिया है आईआईटी जेईई। अगर आप क्लियर करते हैं तो आईआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। आईआईटीज भी हो गई, एनआईटीज और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी इसी एग्जाम के थ्रू अपने एंट्रेंस लेते हैं। मतलब अगर आपने एग्जाम क्लियर किया तो आपको देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है भाई, सभी बच्चे समझ गए हैं। हाँ, उसके बाद जैसे आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी बॉम्बे हो गई, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस देखो भाई, 11th-12th की पीसीएम होती है थोड़ा सा हायर लेवल। 11th एंड 12th की पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, स्कूल लेवल प्लस हायर लेवल, उसी के हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप से कोई पूछे क्या इसमें इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी, क्या इसमें बायो आएगी, नहीं आएगी, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं आएगा, सिर्फ पीसीएम आएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन सवाल। ये अगले 3 जो सवाल है इसको केयरफुली सुनना यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, कितने बच्चे अपीयर करते हैं जेईई एग्जाम के लिए? एक बार जल्दी से जरा चैट पे लिख के बताओ कि अप्रोक्सीमेटली जेईई मेन कितने बच्चे देते हैं हर साल। एक एवरेज फिगर पूछ रहा हूं आपसे कि जेईई मेन का एग्जाम कितने बच्चे लिखते हैं हर साल हिंदुस्तान में। हाँ, चैट पे शुरू हो गए हैं आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं सर 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख। इतना भाई, इतना डिफरेंस। कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख, 7 करोड़। अरे भैया ये कौन है भैया 7 करोड़ वाला? 7 करोड़ मतलब तेरे हिसाब से 11वीं में 7 करोड़ बच्चे सिर्फ जेईई का एग्जाम लिख लेते हैं? तो भैया क्या 100 करोड़ बच्चे हैं क्या 11वीं के? 140 करोड़ तो हमारी आबादी है भाई। तू क्या कैलकुलेशन लगा रहा है यार, कुछ तो सोच, कुछ तो सोच मेरे दोस्त। हाँ, तो बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर दिया है। लगभग 12 से 15 लाख के बीच की फिगर दे रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है कि 12 से 15 लाख बच्चे जो है जेईई मेन का एग्जाम लिखते हैं। अब इसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है जरा ये भी बता दो। जेईई मेन और जेईई एडवांस, या जेईई एडवांस तक अगर पूछूं तो एडवांस तक मतलब एक्चुअली जो आईआईटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, 2 एग्जाम होते हैं, जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट पड़ाव है मेंस क्लियर करना है, सेकंड पड़ाव है एडवांस। तो अब एडवांस में लगभग कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं जल्दी बताइए। वेरी गुड, काफी लोगों ने बता दिया सर 10 से 15 हजार। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इतने 10 से 12-15 हजार मान के चल लेते हैं। 15 पुरानी आईआईटीज में चाहिए तो 10,000 के अंदर ही आपको रैंक अच्छी चाहिए, अच्छी रैंक वही होती है, राइट। तो अगर अब आप सिलेक्शन रेशियो देखेंगे फिर तो ये बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल लगेगा। सिलेक्शन रेशियो से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सर इम्पॉसिबल है, ये क्या करने जा रहे हैं सर हम। 12 से 15 लाख में मतलब लगभग 1% हो गया। आप देखिए 12 लाख से 12,000 का मतलब लगभग 1% हो गया सिलेक्शन, है ना भाई। 1% तो ये तो बहुत ही कम है। तो 1% बच्चे सेलेक्ट होंगे जेईई एडवांस्ड में। अब देखने में ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसमें एक मजेदार बात सुनो। एक्चुअली ये जो 12-15 लाख होते हैं इसमें से सीरियसली प्रिपेयर बहुत ही कम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस जोश में शुरू हुए और 4 दिन में बेटा होश खो बैठे, समझ आ गया हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो उतनी करनी नहीं, एफर्ट तो उतना मारना नहीं, बस जोश जोश में सब कर रहे हैं तो चल मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। वो वाला सिचुएशन हो जाता है बहुत बच्चों के साथ। तो आप सबसे पहला ट्रैप तो वो है कि आप उसमें ना फंसें। जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, ये कह लो कि जो ढंग से पढ़ाई करते हैं, वो लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें पहला तो ये इंश्योर करना है कि यार हमें इनके अंदर आना है ना। ये सब तो बाद की बात है, पहले 10-12 लाख से भैया ये पहला तो बकेट ये है ना, इसके अंदर हमें पहुंचना है। अब ये कैसे पहुंचेंगे, यही मैं आज अब आपको समझाने वाला हूं अगले 15 मिनट में कि कैसे हमें पहले इसके अंदर, क्योंकि 11वीं का काम क्या है बेटा, 11वीं में तुझे इसमें नहीं जाना, क्योंकि ये तो 12th के बाद होगा एग्जाम। तुम्हें इसके अंदर रहना है 11वीं तक, किसी तरह से तुम्हें बस
स्विमिंग करते रहना है ना, चलते रहना है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। वो तभी होगी जब आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, तो तब समझ लीजिए ये बात कि हमारा जो एम है 11वीं का वो ये है किसी तरह इसके अंदर ही रहना है। इसमें जितने अंदर रहें उतना अच्छा है, टॉप 10,000 में रहें और अच्छी बात है, बट हमें बेसिकली उन 8 लाख के अंदर नहीं जाना। तो सवाल ये है वो 8 लाख क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी, तो वही अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा तो कितने लोग देते हैं, कितने लोग क्लियर करते हैं, सारी बातें मैंने बता दी आपको। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है का पैटर्न क्या है, जेई मेन और एडवांस। तो देखो होता क्या है कि आप लोग मोस्टली अभी तक सब्जेक्टिव पेपर देते आए हो, स्कूल में बोर्ड दिया, आंसर लिखा, चेक हो गया, 5 में से 4 मिल गए, गलत था तो 1-2 स्टेप मार्क कट गए, और अगर सही था तो 5 में से 5 मिल गए, राइट। बट जेई मेन और एडवांस्ड में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट होता है, बिल्कुल फॉर्मेट ही डिफरेंट होता है। एबीसीडी ऑप्शन होते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है सर ये तो आसान है, एबीसीडी में से ही तो टिक करना है, सब्जेक्टिव लिखना, अपनी मर्जी से पूरी कहानी लिखना और 4 में से एक ऑप्शन टिक करना, कौन सा आसान लगेगा बताओ। सर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आसान है, तो ये भी एक गलत फहमी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इजियर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक तो नेगेटिव मार्क होती है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रीजन होता है जरा बताओ, दूसरा क्या रीजन होता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा खतरनाक है सब्जेक्टिव से। क्यों, एक तो बता दिया मैंने, सर नेगेटिव मार्क है, अगर मैं माइनस गलत कर दूंगा तो -1 मिल जाएगा, गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो। दूसरा क्या है बताइए, बताइए, हाँ बताइए, बताइए जल्दी देखते हैं। सर मैं तुक्का मार दूंगा, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टेप मार्किंग ये सबसे बड़ा खेल है बेटा। अगर तुम ये बात समझो कि अगर जेई का एग्जाम तुम दे रहे हो और तुमने लास्ट में कहीं तुम्हारा 1/2 आ रहा था, उसे तुमने 1/3 लिख दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और ऑप्शन 1/3 टिक कर दिया, तो अब तुम इस बात को जरा सिनेरियो को सोचो, बोर्ड में अगर तुम ऐसा करते कि सारा सॉल्व किया, लास्ट में साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई, वो हाफ लिखनी थी बट तुमने √3/2 लिख दी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो बोर्ड में कितने काटेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, दया देके तेरे ऊपर दया करके बेटा बच्चा समझ के 4 या 4.5 नंबर तेरे को एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है, इसमें बोर्ड्स में। बट जेई में क्या होगा बेटा, -1 मिलेगा, -1 मिलेगा जहां +4 मिलने वाला था। तो यही मेन खेल है जो हम नहीं समझ पाते हैं, राइट। 5 नंबर का डिफरेंस नहीं हुआ, समझो कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ, जहां +4 आते वहां तुम्हें मिले -1, और जहां पे तुम्हें 4 नंबर के क्वेश्चन में 3.5 मार्क्स मिल गए बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम लोग कभी सीरियसली नहीं लेते। 10th तक हमें हल्की फुल्की सिली मिस्टेक करने की आदत है, क्यों, क्योंकि पता ही है 4 में से 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। बट जेई के अंदर बेटा हमें सिलेक्शन अगर पाना है तो सिली मिस्टेक्स को खत्म करना होगा, बहुत ही मिनिमम करना होगा, एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी होगी। तो आज से तुमने एक नया शब्द सीख लिया है मैथ्स की लैंग्वेज में, जब भी कोई सवाल करें, मुझसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मेरे को वो आता है और मैंने गलत कर दिया तो बेटा मैं तुम्हें ज्यादा डांटूंगा इस बात के लिए, समझे, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम गलत मत करो। चाहे तुम बोल दो कि सर नहीं होता मुझसे, मुझे नहीं आया सर समझ, क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, बट एग्जाम में जाके तुमने सिली मिस्टेक कर दी, आते हुए को गलत कर दिया, तो वो ज्यादा बड़ा क्राइम है, क्योंकि जहां +4 वहां -1 मिल जाएंगे, 5 नंबर का गैप, और 5 नंबर में बेटा हजारों रैंक्स पीछे पहुंच जाते हैं जेई के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। तो पहली चीज आप लोग ये समझें कि हमें अब से एक्यूरेसी को एम करना है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं एम करने, अभी उस पर भी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। चलिए, तो पहली बात आप समझ गए, मेंस और एडवांस का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत की है, उसमें ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, नेगेटिव मार्क्स होंगे। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता होगा, सर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए सर आईआईटी पहुंचने के लिए नंबर कितने लाने हैं, है ना भाई, हाउ मच मार्क्स आर नीडेड टू क्वालिफाई जेई। एडवांस्ड की बात कर लेते हैं, मेंस की भी कर लेते हैं, दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले जरा एडवांस्ड की बात करते हैं, पहले एडवांस्ड की बात करते हैं कि भैया आईआईटी में पहुंचने के लिए एडवांस्ड में कितने नंबर चाहिए। चलो चलो ये जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है, चैट पे बताओ कि आईआईटी में एडमिशन पाना है, अगर मान लो आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो कितने % मार्क्स चाहिए, कितने % मार्क्स चाहिए। यार तुम एब्सोल्यूट में कोई 10 लिख रहा है, कोई 15 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, अबे परसेंटेज में बताओ भाई, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। हाँ शाबाश, एक लिख रहा है 100% सर, 98%, 99%। हाँ यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं और कितने नंबर लाने हैं हमें, समझे।
97, 100, 90, 50, 80, 75। अच्छा, 75 मोस्टली कॉमन आंसर आ रहा है, 75 से लेके 90 ये कॉमन आंसर है, 75 से 90। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की गलती नहीं है बेटा इसमें। तुम लोग 10वीं तक तो ऐसे ही पेपर देते हो ना, 90 से कम आए बोर्ड्स में, सीबीएसई में, तो लगता है अरे यार बेकार हो गया, ठीक ठाक हुआ। 80, 85 ठीक ठाक हुआ। 90 से कम तो डांट पड़ती है भाई, क्यों कट गए तेरे 4 नंबर, कैसे कट गए तेरे 5 कैसे कट गए। घर में तो यही डांट होती है ना भाई, 30 नंबर का एग्जाम दिया, 25 क्यों आए भाई तेरे, 5 नंबर कहां गए भाई। पापा डांटते हैं कि भाई 5 नंबर कैसे कट गए तुम्हारे, तो फुल में से फुल आने चाहिए थे। पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझें। जेई के एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, हम कई बार हमें पता ही नहीं है। हम एम कर रहे हैं 100%, 90%, और वो आते नहीं है। फिर हम परेशान होते हैं, यार ये क्या हो रहा है। 10th में तो हम इतने लाते थे, 11th में तो सर ये हो गया। सर आप ही बता दीजिए। हाँ मैं भी बता देता हूं। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक काम करो, ये गैस करो कि मेरी जो रैंक आई है 289, इसमें मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए होंगे। चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि अगर आपको अंडर 300 रैंक लानी है तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स लाने होंगे जेई एडवांस में। चलो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। गॉड नोज। तो बेटा वही तो बात है, आज तक हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमें यही नहीं पता उसमें मार्क्स कितने लाने हैं, है नहीं। एक अजीब सा क्वेश्चन, और कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है ज्यादा। कोई बच्चे ज्यादा इस बारे में पूछते ही नहीं। कभी बच्चे ये नहीं पूछते कि सर आईआईटी में मुझे एडमिशन लेना, कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, एग्जाम कैसे करना है, कितने मार्क्स लाने हैं मुझे, ये बताइए। हाँ तो काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं सर 75, 80, 50%, अंडर 300 रैंक की बात हो रही है। 90%, 80%, 98%। तो देखिए यहां पर आप लोग थोड़े से गलत हो गए। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे मार्क्स आए थे वो आए थे 65%। 65% मार्क्स में मेरी AIR 289 आई थी एडवांस्ड के अंदर। सर ये तो बहुत पहले आई थी सर, आजकल भी इतने में आ जाती है। ठीक है, अगर आपके 60 से 65% बन गए हैं तो भैया तुम्हारी अंडर 500 रैंक कंफर्म है। अगर तुम्हारी 50% बन गए हैं तो तुम्हारे अंडर 1000 के आसपास पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए एडवांस में, सिर्फ 30% नंबर चाहिए, 30% के आसपास अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। खुशी मिली कि नहीं मिली, जल्दी बता दो जरा चैट पे कि हाँ सर ये तो खुशी की बात है, सर हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। एडवांस अगर तुम्हें क्लियर करना है तो तुम्हें 30% प्लस मार्क्स ही लाने हैं बस। सर क्या बात कर रहे हो सर। हाँ सर खुशी मिल गई, यस सर, मजा आ गया सर, वाओ। तो देख मैं तुझे वो चीजें बता रहा हूं बेटा जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स, ठीक है ना। 30% में एडवांस क्लियर हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 30% मार्क्स लाना आसान है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है अपने आप से ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तुम उस माइंडसेट से आए हो कि भाई मेरे को 80%, 90% मार्क्स चाहिए। अगर तुम अपने घर वालों को पेपर दिखाओगे जिसमें तुम्हारे 40% नंबर हैं तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या पढ़ाई कर रहा है बेटा तू। बट अगर जेई का तुम मार्कशीट दिखाओगे तो 40% में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है भाई, ये एडवांस की बात हो गई। अब आ जाते हैं मेंस पे। मेंस के लिए अब जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना वो हो रहा है परसेंटाइल से। बहुत बच्चे लिख रहे हैं 98, 99, वो परसेंटाइल होती है। परसेंटाइल, परसेंटाइल वर्सेस परसेंट में फर्क पता है कि नहीं पता है भाई। मैथ्स की भाषा है, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर परसेंटाइल क्या है, परसेंट क्या है। कई बार तो सर हमने देखा है वो बच्चे की 99.99 परसेंटाइल लिखा होता है। अब परसेंटाइल है या परसेंट है, व्हाट इज परसेंटाइल ये बताइए। देखो नहीं, नो लिख रहे हैं, मोस्टली बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमें फर्क ही नहीं पता दोनों में। तो आज मैं आपको सिंपल सा फर्क बता देता हूं। परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपके, देखो 99% का मतलब तो पता ही है, 99% का मतलब 99/100 नंबर आए हैं, है ना भाई। ठीक है सर। और 99 परसेंटाइल का मतलब कि भाई साहब आप 99% लोगों से बेटर हैं। समझो इस बात को, नहीं समझे बात तुम। इसका मतलब है 99 परसेंटाइल लाने का मतलब है कि आप टॉप 1% बच्चों में हैं। समझे। 95 परसेंटाइल लाने का मतलब है कि आपके मार्क्स जितने मर्जी हो, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, आप टॉप 5% बच्चों में हैं, टॉप 5% बच्चों में हैं आप। ये बेसिकली परसेंटाइल डिपेंड करती, परसेंटाइल क्या बताती है, आप कितने बच्चों में, आपकी
मतलब रैंकिंग क्या है, परसेंटाइल क्या बताती है, रैंकिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताते हैं आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखिए। परसेंटाइल जेई मेन में दी जाती है, वहां से आपको पता लगता है आप कितने बच्चों में कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए भी 50 से 60% नंबर ही चाहिए होते हैं, समझे तुम। 99 परसेंटाइल जिनकी आती है उनको जेई मेंस में सिर्फ 60%, अगर टफ पेपर है तो 50, नहीं तो 60% में 60% मार्क्स में 99 परसेंटाइल पहुंच जाती है। तो तुम्हें एक बात समझनी है बच्चों कि भाई जेई का मेंस का या एडवांस का एग्जाम क्लियर करना है तो रियलिस्टिक टारगेट है 60% आ गए तो तुम बहुत चैंपियन हो भैया। 60% मेंस और एडवांस में तो 60% बेटा तू बन गया अंडर 500 रैंक, ठीक है। तो अपने को समझना है एम क्या है, अपनी एम ये है कि हमारे को ये मार्क्स, तो मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग 10th तक 90%, 95% ये इसी से खेले हो। अब हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कम है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे सॉल्व, तो आपको घबराना नहीं है, नहीं होंगे कोई बात नहीं। धीरे धीरे करके हमें 10 में से 4 क्वेश्चन तक ही तो पहुंचना है। शुरुआत में 10 में से 0 हो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कोई बात नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें 2 साल तक मुझे पहुंचाना है जहां तुम्हें 10 में से 4 या 5 सवाल आईआईटी लेवल के 6 सवाल हो जाएं, समझ गए। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, तो इसलिए घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। शुरुआत में अगर दिक्कत आए घबराना नहीं है, इस बात को समझना है। तो क्या आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। जेई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है, कैसे प्रिपेयर करना है वो सब आएंगे, बट एग्जाम में क्या क्या होगा ये सब बातें हमने कर ली हैं, ठीक है भाई। मजा आया कि नहीं आया? हाँ, मार्क्स कितने चाहिए, कट ऑफ, वही मैं बोल रहा हूं। देखो वो कट ऑफ लगभग हर पेपर की अलग जाती है, बट रफली अगर आप 30% मार्क्स ले आए तो एडवांस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60% ले आए तो आपकी बढ़िया रैंक आ जाएगी, ठीक है। इतना मोटा मोटा आपको मान के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं। तो हम अब रियलिस्टिक ही समझना है, ये नहीं कि कल को तेरे को मैं डीपीपी दूं 10 सवाल दूं उसमें से सर हमसे तो 5 नहीं हुए, सर मैं तो डिमोटिवेट हो गया, सर मुझसे तो 5 ही हुए। तब तुम्हें समझना है कि 10 में से 5 हो गए ना, खुश रहो। 10 में से जब तक तुमसे 5-6 2 साल के बाद तक एम है अपना कि 10 में से 6 हो जाए ऑन एन एवरेज हर पेपर में, वहां तक तुम पहुंच जाओगे आराम से। शुरुआत धीरे होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आज सवाल, कई सवाल ऐसे जो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पेपर के बारे में मैंने बता दिया है, काफी सारी चीजें डिटेल में सर लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। एक बार क्विक ले लेते हैं सारे सवाल, हो सकता है इसके अलावा भी आ रहे हो, बट मेनली आप में से सभी बच्चों के माइंड में ये सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उनको ले लेता हूं। जैसे कि पहला कि सर आपने तो सर डरा दिया, सर 12 लाख में से कहां 10,000 लाऊंगा, तो आईआईटी क्या बहुत टफ है, आईआईटी जेईई का एग्जाम क्या बहुत टफ है? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम तो सर बहुत टफ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्लियर करना? तो इस बारे में मैं आपको सिंपल सी एक बात बोल देता हूं बेटा, आईआईटी का एग्जाम इजी तो नहीं है। देख, क्या बहुत टफ है? बहुत टफ भी नहीं है, जितना लोगों को लगता है उतना टफ नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने बताया भाई, 12 लाख देते तो हैं बट तमीज से तैयारी इतने ही करते हैं, और अगर तुम सारी बातें मानोगे जो हम बता रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से होगा। बस 2 साल जो बोला जाए उसको मानते जाना, ये बात आज तुम सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि जो टीचर्स बोलेंगे कोशिश ये रहेगी उसको 99% माना जाए, ताकि आप लोग सिलेक्शन, बेटा तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता, बट अल्टीमेटली मेहनत तुम्हें ही करनी है। हम तो बोल सकते हैं ना, मेहनत तो करनी तो तुम्हें ही है। ये नहीं होगा कि सर आप बस मोटिवेट कर दो और मैं तो हो जाऊंगा सर सिलेक्शन, वो नहीं होगा। हम जो बोलेंगे वो अप्लाई करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, एफर्ट करोगे घर पे, तब जाके सिलेक्शन तुम्हारा होगा, ठीक है। तो जेईई का एग्जाम टफ है, अपने दिमाग से आज से ये बात निकाल दो, सिर्फ मेहनत का खेल है। जो बच्चा मेहनत करने के लिए रेडी है वो जेईई निकाल सकता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूं मैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता था आई वाज नॉर्मल, ठीक ठाक बच्चा था, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही सर कोई इंटेलिजेंट लोग होते होंगे। जैसे सेकंड सवाल आया, सर हम तो इतने नहीं है इंटेलिजेंट, मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी सर आईआईटी, हम थोड़ी ना सर उस लेवल के हैं, वो तो ओपी बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं सर स्कूल के, हम तो सर स्कूल में ही 7th 8th रैंक पर आते हैं, क्लास में हम कहां से करेंगे। तो अगर आपके माइंड में भी ये सवाल है तो भाई साहब बिल्कुल गलत है ये। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टॉपर लोग ही आईआईटी निकाल सकते हैं, वरना तो सीबीएसई का टॉपर ले लेते हैं, सारे बोर्ड के टॉपर उठा लो भाई, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा कंसिस्टेंट है, जो बच्चा मेहनती है, जिसका जो दिमाग चलाना चाहता है, जो सीखने के लिए इच्छुक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
2 साल की जो रिगरस मेहनत करेगा, लंबे समय तक जो मेहनत करेगा। 2 दिन मेहनत करी, 4 दिन पढ़ाई नहीं करी, 2 दिन जोश आ गया, पढ़ लिया, बोर्ड में टॉप वैसे भी कर लेते हैं लोग, वह उस तरह से भी बोर्ड की पढ़ाई हो जाती है। तुम में से भी बहुत लोगों ने 10वीं में पढ़ाई ऐसे की होगी, 5 दिन पढ़ा, 6 दिन सर छुट्टी मनाया है, 7 दिन सर दिवाली में मजे आ गए सर, कुछ नहीं किया, फिर 12 दिन सर ठंड बहुत थी सर, रजाई में घुसे हुए थे, फिर सर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर सर छोड़ी समर वेकेशन आ गई, सर नानी के घर चले गए, बट फिर भी अच्छा हो गया 10th, ठीक है, ठीक ठाक निकल गया। बट 11वीं में ये गलती नहीं करनी। कंसिस्टेंसी इज द की। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, उतना ज्यादा एंजॉय करोगे इसको, और उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आज से सभी लोग मुझसे पहले ये प्रॉमिस करें, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन बैच है, तुम में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होंगे, जिन्हें लगता होगा यार हम कहां सर, घर पे बैठे बैठे हम कैसे, जो कोटा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, उनके साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे। तो आज पहले अपने आप से वादा करो कि भाई अपने अंदर का डर निकालोगे, अपने अंदर का डर निकालना है यार, तुम किसी से कम नहीं हो, पहले ये मानो और बोलो कि सर हाँ मैं आज से डरूंगा नहीं, या मैं सर बिल्कुल नहीं डरूंगी। जल्दी बताइए, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल कम नहीं समझना यार अपने को किसी से भी, बस अगर तुम मेहनत करने को रेडी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम तो समझूंगा नहीं सर, मैं तो ओपी हूं और पढ़ूंगा कुछ नहीं सर, दिन भर बस रील देखूंगा, दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, पढ़ूंगा कुछ नहीं, वो मत करना। पढ़ाई ढंग से करनी पड़ेगी तो तुम किसी को भी बीट कर सकते हो। बड़े से बड़े, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो, कंटेंट इनफ मिलेगा तुम्हें, आईआईटी एडवांस में रैंक 1 लाने तक का कंटेंट मिलेगा तुम्हें यहां। प्रॉमिस सर, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो ये बात आपको माननी है और फील करनी है, अंदर से बिलीव करना है। देखो जो बिलीव करते हो ना वही होता है। अगर अंदर से डरे रहोगे तो डरे ही रहोगे 2 साल, तुम्हारे ऊपर से लोग निकल जाएंगे आगे आईआईटी में। और अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे तो भाई वही तुम्हें मिलेगा, जो तुम फील करोगे, जो तुम मानोगे वही मिलता है, ठीक है, लाइफ में। चलिए अब थर्ड पॉइंट जो बहुत ही कॉमन है, सर अब हम मोटिवेट हो गए हैं सर, अब तो आईआईटी फोड़ के ही मानूंगा सर, आपसे भी बढ़िया रैंक ला के मानूंगा सर, कितने घंटे पढ़ूं सर ये बता दो, है ना। हाँ, कितने घंटे पढ़ूं सर, कितने घंटे पढ़ूं। तो भाई देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आपको भूख लगती है तो आप कितना खाना खाएं, इसका क्या आंसर है बताइए, इसका क्या आंसर है। हमें भूख लगी है सर, हम कितना खाना खाएं सर जिससे हमारा पेट भर जाए। क्या एक आंसर हो सकता है इस बात का, क्या एक आंसर हो सकता है। हर एक की डाइट अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग है। तुम्हारी एज के जब हम थे तो बेटा रोटियां गिनते नहीं थे, टाइम गिनते थे, बस कितनी देर खाने को मिला है, आधे घंटे, जितना खाना है खा डालो मैस के अंदर कोटा में। अब 2 रोटी के बाद लगता भैया तीसरी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को यह समझना है कि जैसे कि एपेटाइट हर एक के लिए डिफरेंट है, खाना खाने की भूख हर एक के लिए अलग है, वैसे ही पढ़ने के घंटे सबकी रिक्वायरमेंट बेटा अलग हो सकती है। हो सकता है तुम काफी जल्दी कैच कर लेते हो तो तुम्हें जाके कम समय लगे नोट्स वोट्स बनाने में, तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड स्लो हो सकती है, किसी को समझ तो जल्दी आ गया बट क्वेश्चन धीरे कर पा रहा है, किसी को समझने में ही टाइम लग रहा है, उसको डबल टाइम लग रहा है, एफर्ट घर पे जाके लेक्चर को दोबारा देखना पड़ रहा है। बट अपने को इंश्योर क्या करना है, हाँ 6 से 7 घंटे नहीं बेटा, कम है, कम है, ठीक है। तो इंश्योर ये करना है कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे ऑन एन एवरेज डेली तो वो बढ़िया माना जाता है, ठीक है। और अगर डमी स्कूल में हो, जिसकी बात अभी आगे होगी, राइट, तो उसके बारे में तो और ऑब्वियसली देना चाहिए क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा है, ठीक है। हाँ, कंसिस्टेंसी रखना, ये नहीं एक दिन तो सर जोश आ गया, आज मैंने रील देख ली सर, तरुण सर ने मोटिवेट करा है, आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, और 4 दिन बाद बेटा जोश हो गया ठंडा, अब सर कल पढ़ लूंगा ना सर, क्या करना है सर अभी पढ़ के, कल कर लूंगा सर। कल कभी नहीं आता दोस्त, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और शुरुआत में नहीं एकदम से हो जाएगा 10 घंटे, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है। 10th में तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, 2-4 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे भी दिन में ऑन एन एवरेज पढ़ लिया, हफ्ते में 10-12-14 घंटे पढ़ लिया, हो गई पढ़ाई भैया, 99% पहुंच गए। बट तो स्टार्टिंग में ये मत सोचना मैं 10 घंटे कर दूंगा, 12 घंटे कर देंगे, धीरे धीरे उनको आवर्स को बढ़ाइए, धीरे धीरे आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई कि कितने घंटे पढ़ने हैं, हर एक का नंबर अलग हो सकता है, बट आपको बस ये करना है इमीडिएटली उसे मिनिमम 4-5 तो कर ही दो। एकदम से नहीं कह रहा हूं कि भैया तेरे हफ्ते में डेली मैं 1 घंटा पढ़ता था सर, 2 घंटे पढ़ता था, अब सर 10 कह दूं तो बेटा सर भन्ना आ जाएगा, टेंशन हो जाएगी, सर दर्द रहेगा, दिन भर चिड़चिड़ा रहोगे, एकदम से नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपने को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आज 2 घंटे पढ़ते थे 4 करो उसे,
ठीक है, अभी तो 2-2 घंटे की क्लास लगाओगे जब, तो उसी में बेटा बड़ा दर्द सा होगा, अरे बैठने में, अरे सर स्प्रिंग सी लग रही है, मन कर रहा है उछल के निकल जाऊं सर, भाग जाऊं सर, क्लास के बाहर निकल जाऊं, मन करेगा, क्योंकि आदत नहीं है। स्कूल में होते हैं 45 मिनट के पीरियड, के बाद घंटी बज गई, घंटी कब बजेगी सर? तो यहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, विद टाइम आपके वो आवर 10-12 घंटे पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से उसको इमीडिएटली 4-5 तो कर ही दो, ठीक है, बेयर मिनिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों का फेवरेट सवाल, सर बुक बता दो बस सर आप तो, जैसे कि बुक के अंदर ये कुछ सॉल्व है कि भैया कौन सा सवाल आने वाला है आईआईटी के अंदर, या फिर रैंक कैसे आएगी, उसका एक फार्मूला लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब के अंदर जो चीजें तुम्हारे रेलेवेंट हैं वो तुम्हें अभी कोई भी बुक नहीं लेनी, तुम्हें डीपीपी में, तुम्हें मॉड्यूल में, ज्यादा से ज्यादा है अभी तो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ले सकते हो, उसमें से होमवर्क दूंगा, और सही समय आने पर आपको किताबें भी बताई जाएंगी जब जरूरत पड़ेगी तब। तो अभी के लिए बिग आंसर इज कोई भी किताब नहीं खरीदनी। बट सर फिर भी बता तो दो कौन सी अच्छी हैं सर, जो तुम कर लो मैथ्स में वो अच्छी है। देखो मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो जो आपने अभी ले रखा है डीपीपी, अपना बस आप अपने आप से एक वादा करो, डीपीपी सारी करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूल में से जो होमवर्क दूंगा वो सारा करोगे। जिस दिन वो दोनों हो जाएं उस दिन मेरे को मैसेज कर देना, सर मेरे हो गए सर, अब आप मुझे बता दो कौन सी बुक खरीदूं, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा जरूरत पड़ेगी तो आपको, ठीक है, बट पहले तुम्हारा एम है इन दोनों को निपटाना है। जो चीज तुम पे है, देखो 100 बुक खरीद के रख ली, अलमारी भर दी, हाँ बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, और उसमें धूल लग रही है साल भर, क्या फायदा बेटा, पैसा बर्बादी करोगे। हमने भी बहुत किताबें ले लेके रखी हुई थी, कोई नहीं करी, सिर्फ वही मटेरियल किया जो हमारे सर ने हमें दिया था, और उसी से सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो टीचर्स बोलेंगे आपको वो करना है, अभी से मत पैसे बर्बाद करो। ये आई थिंक बाकी टीचर्स ने भी इस बारे में बोल दिया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आ जाता है बहुत बड़ा क्वेश्चन, डमी और रेगुलर सर कौन सा स्कूल करें सर, अभी तो हमने डिसीजन लेना है, तो जल्दी बताइए जरा कौन कौन अभी ऑलरेडी ले चुका है डिसीजन, कौन कौन ले चुका है, कौन कौन ऑलरेडी। टी फॉर डमी लिख दो, आर फॉर रेगुलर लिख लो, मतलब समझ रहे हो ना, डमी मतलब हम स्कूल नहीं जाते 11वीं में, हम सिर्फ एग्जाम देंगे, हम बाकी टाइम आईआईटी खेलेंगे सर, तैयारी करेंगे, और रेगुलर मतलब सर हम सुबह 6 बजे उठेंगे सर, नहाएंगे कभी कभी, सर्दियों में ज्यादा नहीं नहाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे सर, उसके बाद थके हारे 2 बजे आएंगे, हाँ उसका हमें फील होगा कि हमने बहुत पढ़ाई करी है बट कुछ खास हुआ नहीं होगा सर, हाँ, और उसके बाद शाम को आके सर फिर आपकी क्लासेस करेंगे, क्लास खेलेंगे सर, है ना। आर आर डी डी काफी मिक्स्ड है, आई थिंक मोस्टली 50-50 मान रहा हूं, मेरे को जो नजर आ रहा है अभी तक 50-50% नजर आ रहा है। तो भाई देखो सबकी राय अपनी अपनी है, इसमें दोनों तरह के बच्चों का सिलेक्शन होता है। मुझे पता है काफी टीचर्स, इनफैक्ट राजवंत सर ने भी, मैंने सुन रहा था उस दिन की, उन्होंने बोला था रेगुलर बेटर है उनके हिसाब से। देखो देखो हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है यार, उन्होंने रेगुलर से निकाला हुआ है इसलिए उन्हें लगता है वो बेटर है, और मैंने भी बहुत बच्चों को देखा है बेटा जिन्होंने रेगुलर से अंडर 50 अंडर 100 रैंक भी लेकर आए हैं मेरे सामने, और मैं खुद सही बताऊं तो मैं तो डमी में था यार, ठीक है, बट मेरे को लगता है क्योंकि डमी जो कुछ है क्या ना, अगर आज मैं तुम्हें सच शब्द बता दूं कौन सा बेटर है तो भूल जाओ, डमी बेसिकली एक 2-धारी तलवार है। 2-धारी तलवार समझते हो ना बेटा, इधर से भी पेट में, इधर से भी पेट में जा सकती है, तो तू तो लेके चला था आगे मैं मारूंगा जेई का पेट फोड़ दूंगा सर, जेई फोड़ दूंगा तलवार से, बट पता चला उल्टी तलवार हमें ही लग गई वो। तो कैसे है 2-धारी तलवार डमी? देखो होता क्या है बेटा, जब आप स्कूल जाते हो तो आपका एक शेड्यूल बना होता है, एटलीस्ट बेसिक लेवल पढ़ते हो, वहां टेस्ट हो रहे हैं, स्कूल लेवल भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, कवर्ड हैं, तुम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चेक रख रहा है तुम्हारे को। अगर फुल मोटिवेटेड हो, 100% मोटिवेटेड हो कि भाई नहीं मुझे तो जेई करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है और बहुत ज्यादा पढ़ूंगा मैं, तो ही तुम्हें डमी स्कूल लेना है। वरना डमी में क्या है बेटा, समय इतना होगा ना, समय ही समय होगा, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं, क्लास तो सर शाम को 4 बजे, आप सुबह से लेके 8 बजे उठे हैं शाम के 4 बजे तक, सर चाय पी आते हैं, वहां रील्स देख लेते हैं, वहां वो क्या कर रहा है, वहां वो कैसे पढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है कॉलोनी में, मम्मी क्या कर रही है, जा जाके कपड़े प्रेस करा लाते हैं, यही सब चलता रहेगा। ठीक है, तो डमी स्कूल अगर आप ले रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह बेटा, जो बच्चों ने डी लिखा है यहाँ एक बात सुन लें, आप लोगों को मैंने ये तो बोल दिया कि मैं डमी में था, बट आप ये समझ लेना कि मेरा डेडिकेशन लेवल था एक, तो आप भी अगर डमी ले रहे हैं तो आपका वो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, वो टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है, बैठ के ये नहीं आज तो सर 10 बजे नींद खुल गई क्योंकि मैं लेट पड़ा था, कल मैं 6 बजे से उठ गया, परसों 7 बजे उठ जाऊंगा, क्लास तो शाम को 4 बजे है, नहीं, तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना है। 8 बजे फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ने बैठना है तो रोज पढ़ने बैठना है सुबह, ये नहीं कि स्कूल नहीं जा रहा हूं तो मैं को तैयार तो होना नहीं है तो मैं क्यों पढ़ने बैठूं, ये नहीं करना है। सभी बच्चों को प्रॉपर अपना एक फॉलो करना है। सर टाइम टेबल बता दीजिए,
बढ़िया सा टाइम टेबल बता दीजिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहले 1 महीने आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको एड्रेस करूंगा, राइट। 1 महीने बाद हम ये क्वेश्चन दोबारा से लेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आज ही सभी बच्चे जो डमी में हैं वो प्रॉमिस करेंगे कि सर हम एक अपना प्लान बनाएंगे। ये नहीं कि अब डमी हो गया कल से तो जब मर्जी उठो जब मर्जी सो, अभी तो तुम्हारा एग्जाम हो चुका, कल से ही शुरू कर दो। ये मत सोचो 11वीं 10वीं का रिजल्ट आएगा तब मैं सर एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तब एक दिन से सर एक ऐसा स्पेशल दिन आएगा, नहीं, कल से ही एक अपना प्लान रेडी रखो और उसको 1 महीने तक फॉलो करने की कोशिश करो, देखो कितना हो पाता है। अब ये नहीं कि जोश भर गया सर 8 से 12 पढ़ूंगा सर, 1 बजे 1 से फिर ब्रेक लूंगा, 1 से 4 फिर पढ़ूंगा सर, कोई ब्रेक ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई डाल दी, वो फॉलो नहीं होगा। नॉर्मल टाइम टेबल बनाइएगा जो आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, बनाएंगे नॉर्मल जो कि रियलिस्टिक हो यार। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने जिस दिन क्लास है उस दिन 6-7 घंटे, और जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन 10 घंटे अगर पढ़ाई कर ली है तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा 6-8 घंटे करीब आ जाएगा, है ना। उतना मोर देन इनफ रहेगा तुम्हारे लिए, डमी वालों के बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल हो गए आपके, और ये भी हैं, स्कूल एंड कोचिंग साथ में कैसे मैनेज करें, ये सवाल आता है स्पेशली वो बच्चे जो रेगुलर वाले हैं, ठीक है। ये डमी वालों की बात हो गई, अब रेगुलर वालों की बात कर लेते हैं कि भाई सर हमारा तो स्कूल में यूनिट टेस्ट आ रहा है, सर हमारा तो ये आ रहा है, हमारा तो वो आ रहा है। तो बच्चों इसके लिए साथ में पहले तो क्या सर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा स्कूल के लिए? नहीं, सारा कुछ कराया जाएगा। स्कूल लेवल की एनसीईआरटी लेवल मैथ्स में आपको मैं करवाऊंगा, उसमें से होमवर्क भी दूंगा। बट दिक्कत पता है कहां आएगी? दिक्कत आएगी तुम उसे करोगे नहीं, में लगेगा अरे एनसीईआरटी वो मेरे लेवल की किताब थोड़ी, हम तो आईआईटीएन बन गए हूं, हम एनसीईआरटी काहे को करें, स्कूल का एग्जाम आएगा उस दिन कर लूंगा, उससे 2 दिन पहले कर लूंगा यूनिट टेस्ट से पहले। वहीं सबसे पहले बड़ी गलती शुरू हो जाती है। तो आज जो बच्चे रेगुलर वाले हैं वो इस बात को प्रॉमिस करें कि हम लोग जब सर होमवर्क देंगे तभी एनसीईआरटी निपटा देंगे, वेट नहीं करेंगे स्कूल एग्जाम आएगा उस दिन करेंगे, ये वेट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट एक कॉमन डाउट कि सर मेरा भैया तो कहते हैं सर ऑनलाइन से नहीं होता है, ऑफलाइन जाना पड़ता है तभी सिलेक्शन होता है, मेरे वो वाले भैया तो ऐसा कह रहे थे, वो वाले भैया वैसा कह रहे थे, वो वाली दीदी ऐसा कह रही थी। देखो बेटा 100 मुंह है 100 जवाब है, सबके ओपिनियन है। इंपॉर्टेंट चीज ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा डेडिकेशन लेवल होता है, तुम कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो। मैं ऐसे हजारों बच्चों को, मैं इतने सालों से ऑफलाइन ही पढ़ाता था, हजारों बच्चों को जानता हूं जो ऑफलाइन जाके भी वो वैसी मेहनत नहीं करते थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, ऑफलाइन जाके हमें एक चीज क्या लगती है, क्योंकि हमने पैसा खर्च करा है, क्योंकि हम सुबह जा रहे हैं पसीने में जा रहे हैं, बस में धक्के खाते हुए जा रहे हैं, धक्के खाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कुछ किया है हमने। और घर वालों को भी लगता है बेटा सुबह से गया हुआ है, शाम हो गई रात हो गई आते आते, बहुत मेहनत कर रहा है, लो बेटा दूध पी ले, लो बेटा सेब खा ले, घर वालों को भी ऐसा लगता है ना। बट वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप बेटा कितना एफर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा डेडिकेशन लेवल क्या है। ऑफलाइन में जाके भी गालियां खा रहे हो, होमवर्क जब पूछ रहे हैं सर तो मुंह छुपा रहे हो, पीछे वाली बेंच पे बैठ रहे हो, तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ढंग से पढ़ो, कंटेंट तुम्हें सारा मिलेगा। और मेरे हिसाब से सही बताऊं तो यार हमारे टाइम में अगर ये ऑनलाइन की फैसिलिटी होती ना, मैं तो ऑनलाइन ही करता, क्योंकि भैया बहुत दिक्कत होती है ऑफलाइन, कहीं जाके रहो फिर मम्मी पापा से दूर, खुद ही कपड़े धो रहे हो, याद आ रही है, रो रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, बीमार हो गए तो कोई है नहीं घर वाला देखने लायक। तो इसलिए ऑफलाइन है तो अच्छी बात है, कर सकते हो जो कर रहे हैं, बट उसमें आपको भी उसमें भी 100% डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जा रहे हैं, आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं, पैसे कम लग रहे हैं, टाइम बच रहा है ट्रैवलिंग का। तो ये सब फायदों को उठाइए और इसका फायदा उठा के सिलेक्शन पाइए, ठीक है भाई साहब, समझ गए? हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? जो मैंने तुम्हें FAQs लिखे हैं, FAQ का मतलब तो समझते हो ना बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि जो दिमाग में आप में से बहुत बच्चों के शायद ये चल रहे हो, वो क्वेश्चंस का जवाब मैंने जो दिया है, क्या आपके दिमाग में घुसा कुछ कि नहीं घुसा? यस सर समझ गए, जी सर समझ गए, समझ गए सर। बेटा समझ तो देख सब जाते हैं, समझ तो सब जाते हैं, है ना, बट इंप्लीमेंट कितने करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैंने क्या बोला था, जो अगले 15-20 मिनट की बातें ढंग से सुन के ढंग से इंप्लीमेंट कर देगा, सिलेक्शन उसी का होगा बेटा, ये समझ लेना, सिलेक्शन उसी का होगा। और जो बस खुश हो रहा है, आहा हा सर मजा आ गया सर, बहुत मजा आ रहा है सर,
मजा भी आना चाहिए बेटा, बट साथ साथ मजे के साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, एग्जीक्यूट भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, एफएक्यूज हो गए हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये बात हो गई है कि भाई ऑनलाइन पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है और बिल्कुल पॉसिबल है, तो ऑनलाइन पढ़ने के तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हो, या जो बच्चे 10th तक भी ऑनलाइन पढ़ते थे, ये मत समझ लेना कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना आता है अच्छी तरह। तुम्हें 100% अभी पढ़ना नहीं आता है ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें पढ़ने के लिए 100 था ही नहीं, डिनोमिनेटर ही 100 से कम था बेटा, समझा। पढ़नी ही 10 चीजें थी, अब पढ़नी है 100 चीजें। तो अब ऑनलाइन में कैसे सिलेक्शन पाना है, तो ऑनलाइन में बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, अब हम वो डिस्कस करेंगे क्विक 5 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा शुरू होने वाला है अपना, हाँ एक बस तुम्हारे कॉमन मिस्टेक्स की स्लाइड और है, फिर हम मैथ्स शुरू करने वाले हैं। तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहली बात कोशिश ये करें कि लाइव क्लास ना ही मिस हो तो अच्छा है, जितनी एज फार एज पॉसिबल, अनलेस बहुत ही कोई ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है। अब अर्जेंट क्या होता है, मन नहीं लग रहा सर, ये अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो रिश्तेदार आ रहे हैं कल घर पे, बुआ जी आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, खेलेंगे हम, ये सब अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्या है, हेल्थ। एक ही अर्जेंट चीज है, या तो फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है जहां तुम्हें जाना पड़ेगा, या खुद की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, तभी तुम ऑनलाइन क्लास मिस करोगे। नहीं तो कोशिश ये करो ऑनलाइन मिस ना हो, क्योंकि बेटा उससे एक शेड्यूल बना रहता है, क्योंकि हम तो आएंगे ही 4 बजे। अब तुम अगर रेडी नहीं हो तो फिर तुम सोचोगे मिस कर देता हूं, तो तुम क्या करोगे, डिले कर दोगे, फिर तुम्हारा बैकलॉग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है लाइव मिस नहीं करना है, बट अगर हो भी गई तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग में निपटाएं। और रिकॉर्डिंग का ये मतलब नहीं है निपटाना है तो सर मैं तो उसको निपटाऊंगा जैसे यूट्यूब पे देखता हूं ना, शॉर्ट वीडियो मोटिवेशनल 2x स्पीड पे लगा के, 2x स्पीड पे लगा, खट 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 खट, तरुण सर बोल रहे हैं डबल स्पीड पे, ट्रिपल स्पीड में, मजा आ रहा है सर उनको देखते कितनी फास्ट लिख रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, उस स्पीड पे देखना है जिस स्पीड में तुम समझ पाओ, तुम ग्रैस्प कर पाओ। 1x है तो 1x, 2x है तो 2x, जिसमें तुम्हारा दिमाग भी उस स्पीड से चलना चाहिए जिस स्पीड से वीडियो चल रहा है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करेंगे, बैकलॉग में नहीं बनने देना, ये दोनों बातें रिलेटेड है। जितनी लाइव क्लास ज्यादा देखोगे बैकलॉग उतना कम बनेगा। साथ साथ नोट्स एंड डीपीपी आपको करने हैं। अब नोट्स साथ में क्लास के मत बनाना। देखो भाई हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको क्लास में जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझाऊंगा, तो आपको पहले ये समझना है कि मैं सारा फोकस इस चीज पे रखो कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो समझने की कोशिश करो और घर पे जाके लिखना। अब मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चे कहेंगे सर टाइम डबल लग जाएगा, डबल नहीं लगेगा। देखो क्लास में जब मैं तुम्हें समझाऊंगा, वैसे भी तुम्हें घर पे जाके उसको रिवाइज तो करना ही है। जब तुम घर पे नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ महाज्ञानी मतलब परम ज्ञानी लोग आते हैं कि जो कहते हैं कि सर नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है, नोट्स बनाने क्यों सर, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी मुझे। गलत, नोट्स बनाने हैं और उसका फायदा और नुकसान तुम 6 महीने बाद समझ पाओगे, ठीक है। आज के लिए बस मान लो नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तुम नोट्स बनाते हो तो तुम एक तो लिखते हो, लिखने से आप उस चीज को डबल बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि पहले तो आपने सुना, फिर जब आपने अपने हाथों से लिखा तो वो चीज डबल आपको इफेक्ट करती है। जब आपको लर्न होती है आप उसे इजीली ग्रैस्प कर पाते हैं। और दूसरी चीज जब रिवीजन करते हैं तो इतनी पीडीएफ हो जाएंगी कि तुम रिवीजन समझ नहीं आएगा कहां से क्या करना है। तो नोट्स में आपको सारी चीजें लिखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर चाहे आप लिख लो, पीडीएफ दिस क्वेश्चन दिस, पूरा सवाल मत, लंबा सा है तो मत लिखो, सॉल्यूशन बट पूरा मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में उसी के आसपास बनने हैं। जेई मेंस में तो एटलीस्ट तुम्हारे वैसे से ही सवाल बनेंगे, करेक्ट। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स कौन नहीं बनाते, जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल लोग हैं इस दुनिया में, मेरे ख्याल से आईआईटी में जो 100-200 बच्चे होते होंगे ऐसे जो बिना नोट्स बनाए भी काम चला सकते हैं। क्या सर आप ऐसों को जानते हो? मैंने 1-2 बच्चे ऐसे देखे हैं जो बिना नोट्स बनाए भी जेई क्लियर उन्होंने कर लिया, बट मैंने 98-99% बच्चे ऐसे ही देखे हैं जिन्हें नोट्स बनाने ही पड़े। अंडर 50 अंडर 100 रैंक भी बच्चे लाए हैं जो नोट्स बनाते थे, समझे। तो नोट्स को हल्के में मत लो, आम इंसान के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई। हम भी बनाते थे, तुम भी बनाओगे, ठीक है, समझ लो इस बात को। हाँ बहुत ही रेयर कोई एक हाथ हो सकता है। और साथ में डीपीपी होमवर्क करना है रेगुलर। यहां से अब बेटा बैकलॉग का और दूसरा रास्ता देख, बैकलॉग जो है ना, बैकलॉग जो है ये बहुत बड़ा भूत है, इसको तुम्हें भगाना है, ये समझ लो, इस बैकलॉग के भूत को भगाना है। ये भूत जो है एक तरफ से घुसता है लाइव क्लास जब मिस होती है, जब लाइव क्लास उड़ाते हो, आज मन नहीं है सर लाइव क्लास उड़ा देता हूं, तो बैकलॉग तुम्हारा
घुस जाता है, ठीक है। और दूसरा बैकलॉग तुम्हारा घुसता है जब तुम होमवर्क नहीं करते, होमवर्क नहीं किया, डीपीपी नहीं लगाई, सर आज नहीं कल कर लूंगा, सर मन नहीं है, कल की क्लास भी आ गई, फिर कल का होमवर्क रह गया था, अब 2 क्लास हो गई, अब 2 क्लास की डीपीपी, फिर परसों तबियत खराब हो गई, 3 क्लास की डीपीपी, ऐसे कब करते करते चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर आते रहेंगे बेटा। समझ जा, सनी देओल बन जाएगा तो तारीख पे तारीख, समझा, बैकलॉग इतना बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम निपटाएं, डीपीपी निपटाएं, और साथ साथ होमवर्क भी करें, ठीक है भाई। चल आगे बढ़ते हैं। फॉलो योर शेड्यूल डेली, साथ में सिंपल सा रूल है भैया, जो आपने अपना टाइम टेबल डेली का बनाया, कोशिश ये करिए उसको डेली फॉलो करें। ऑनलाइन क्लास है, कहीं जाना नहीं है, कोई टीचर नहीं सर पे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बजे क्लास है तो 3:30 बजे नींद खुली, सर आंख मुंह धो लेता हूं, क्या करना है। जो डेली अपना प्लान करा है उसी हिसाब से, अगर 8 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है, 8 से 12 पढ़ना है तो पढ़ना है, 12 से 2 ब्रेक लेना है तो लेना है, जो तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जो भी तुमने बनाया है अपने लिए, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं, और आप ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त इन सबको बेटा बढ़िया करके इंप्लीमेंट करेंगे, करोगे ना? प्रॉमिस कर दो एक बार जल्दी से कि हाँ सर हम ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं खुद देखता हूं जब, और देखता हूं कितने, यार काश हमारे टाइम ये सब होते। डाउट बैठे बैठे तुम्हें फोटो खींची नहीं, एआई गुरु ने डाउट बता दिया, नोट्स तुम्हें लिखने की साथ साथ क्लास में जरूरत नहीं, हमें पता है क्या करना होता, टीचर ने बोला खट 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 मिटा दिया बोर्ड पे से, अब हम लिख ही नहीं पाए आधा सवाल, अब बोल भी नहीं सकते सर आपने मिटा दिया, सर हमें तो लिखना था, अब दोबारा थोड़ी लिखेंगे। तुमने बोला सर पिछला पेज दिखा दो, ये लो भाई पिछला पेज देखो। ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम, हमें खटखट वहीं लिखना है बैठ के, जल्दी जल्दी, समझना भी वहीं है, आधी चीज समझ आती थी आधी नहीं आती थी। तो ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, उनका फायदा उठाना सीखो, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स तो बेटा बाद में आएंगे ना, पहले लॉन्ग नोट्स बना दो, ठीक है। पहले टेस्ट मैच खेलेंगे, हम अर्जुना बैच लिया है हमने, हम कोई क्रैश कोर्स वाले नहीं है, 2-3 महीने वाले नहीं है, 2 साल का टेस्ट मैच खेलना है, तो प्रॉपर तरीके से चलेंगे बेटा, जैसे 2 साल के बच्चे करते हैं। शॉर्ट नोट्स बना के मार्क्स भी शॉर्ट ही आते हैं, सच बता रहा हूं ये, ठीक है ना। अब तुमने प्रॉपर तरीके से जब तैयारी कर रहे हो तो नोट्स भी प्रॉपर तरीके से ही बनाओगे। शॉर्ट्स कब, नोट्स कब बनाने मैं बताऊंगा वो तुम्हें। चलिए फाइनली अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स। तुम्हें मैंने शुरुआत में इन भाई साहब को दिखाया था, है ना, बोला था कि तुम्हें ऐसा नहीं बनना है 11वीं के एंड में। तो अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुम कर सकते हो, जहां तक यहां इन भाई तक पहुंचने, इसको नहीं पहुंच बनना है तुम्हें, तो कौन कौन सी गलती अवॉइड करनी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली बात, सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, शॉर्ट वीडियो देख लेता हूं, मोटिवेशन, हाउ टू, मोटिवेशनल वीडियो फॉर आईआईटी, देखो कभी कभार देखना पड़े, महीने में 1 बार 2 बार समझ आता है। डेली तुम्हें मोटिवेशन की डोज चाहिए तो तुम गलत जा रहे हो, समझ लेना। मोटिवेशन बेटा दुनिया में नहीं होता, मोटिवेशन अपने अंदर होता है, ठीक है। मोटिवेशन अपने अंदर होता है, मोटिवेशन किसी का कोई नहीं देता। 2 दिन के इंजेक्शन लग जाएगा तेरे को, उसके बाद तीसरे दिन फिर वहीं डिमोटिवेट होता फिरेगा और फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन अगर चाहिए, मेरे हिसाब से तो सही बताऊं तो मोटिवेशन देखो 2 ही चीजों से आता है। एक है बेटा कि अगर जिंदगी में किसी चीज का अभाव है तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई घाव है उससे भी मोटिवेशन मिलता है। समझा दोनों पॉइंट, समझा कि नहीं समझा? समझा देता हूं डिटेल में, जल्दी बता दो समझ आया कि नहीं आया, किस किस को समझ आया, देखते हैं। समझ गया सर। एक पूछ रहा अभाव का मतलब क्या है? सर अभाव का मतलब कमी, लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है, फाइनेंशियली आप वीक हैं, या फिर कोई भी आपको माँ बाप के लिए कुछ करना है, कोई भी चीज की कमी महसूस होती है तो अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है। पहला तो रीजन ये हो गया कि लाइफ में अगर किसी भी चीज का अभाव है तो मोटिवेशन जरूर आएगा। तुम्हें पता है कि भाई कोई और ऑप्शन ही नहीं है, करना है अपने आप, अपनी जिंदगी सुधारनी है, अपनी फैमिली को ध्यान रखना है, अपने लिए कुछ करना है, तो भाई अगर पहले के अभाव ही नहीं है, एसी में जी रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो बेटा, मजे आ रहे हैं, जिंदगी के ऐश चल रही है, तो फिर काहे का अभाव? कोई अभाव ही नहीं है तो काहे की मेहनत, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया बेटा जिंदगी में अभाव या दिल में घाव। दिल में घाव मतलब, एक कह रहा है सर ब्रेकअप, सर अबे ब्रेकअप नहीं बोल रहा हूं, दिल में घाव का मतलब होता है कि भाई चोट लगी हुई है अंदर से, किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने बोल दिया अबे तू, तेरे बस की थोड़ी ना है, तू कहां कर पाएगा कुछ, किसी ने आके बोल दिया ये थोड़ी कर पाएगा, ऐसे बच्चे नहीं करते, ऑनलाइन बैठे थोड़ी कर लेते हैं, या ये बच्चे जो 10th में 80% लाते हैं थोड़ी करते हैं, तो वह दिल में कोई बात चुभ गई है, वो होता है बेटा दिल में घाव। तो अगर इन दोनों में से कोई है वो मोटिवेशन असली है, समझ गए? हाँ गहरी बात है सर, वो तो है ही बेटा, गहरी बात है ये।
सच है ये, बट मोटिवेशन वहीं से मिलेगा। ये सारे मोटिवेशनल वीडियो और ये सब कामचोर लोगों के लिए बने हैं, सही बता रहा हूं, तुम देख लो। सच्चाई है यार, ये सच्चाई है। ये उन लोगों के लिए बने हैं जो 9 लाख में रह जाएंगे, जो पहले 1.5-2 लाख में, उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। हाँ, कभी कभार, कभी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, कभी लग रहा है कि यार इतने टाइम से कर रहा हूं, महीने में आ सकता है वो, 2 महीने में आ सकता है, ये नहीं डेली, हर 2 दिन, हर 3 दिन में जरूरत पड़ रही है मोटिवेशन की, वो सही नहीं है। दैट मीन्स आप गलत जा रहे हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स नंबर 1, अगर डेली मोटिवेशनल डोज चाहिए तो हम गलत जा रहे हैं, समझ लेना पहले से ही, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन। अरे यार आज क्या पढ़ना, देखो तुम्हें बताता हूं, एक प्यारे से हमारे ये भाई हैं, ये जब 11th क्लास में थे तो इन्होंने डमी स्कूल लिया था, ठीक है। अब डमी था, 4 बजे क्लास होती थी, इन्होंने सोचा यार सुबह 9 बज रहे हैं यार, अभी इतनी 10 बजे पढ़ लूंगा, 9 से 10 एक काम करता हूं, थोड़ा सा जरा इंस्टा पे देख लेता हूं क्या चल रहा है आजकल, है ना। कब 9 से 10 बज गए, 10 से 11 हुए, कुछ पता ही नहीं। या फिर इन्हें लगा कि यार वो फ्रेंड देख, उससे बात करता हूं, वो क्या कर रहा है अपनी तैयारी, वो कौन सी किताब लगा रहा है, जो सर ने काम दिया वो नहीं करना, उसके बारे में कर लेता हूं, शायद उसने कुछ ज्यादा बढ़िया प्लानिंग कर रखी होगी, उसकी प्लानिंग सुनता हूं, 1 घंटा बर्बाद, ठीक है। तो यहां है डिस्ट्रैक्शन। 100 लोग 100 बातें। देखो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, हमें तो यार आईआईटी की फुल फॉर्म ही पूछने के लिए 4-5 लोगों से पूछना पड़ता था है क्या। आज क्या है, गूगल पे डाला सब आ जाएगा। तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, उसका फायदा है तो उसके नुकसान भी है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारे पास 100 लोग 100 चीजें बताने वाले हैं। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। आपके जो बैच में टीचर्स मिले हैं, आपने पीडब्ल्यू पे भरोसा किया है, जिन टीचर्स पे भरोसा किया है उनकी बातें मानिए, आपको वो सिलेक्शन गारंटीड करवा सकते हैं। 10-15 बातें सुनोगे तो समय भी बर्बाद करोगे, डिस्ट्रैक्ट भी होगे, और इसके अलावा सोशल मीडिया, फोन, इन सब से बेटा छुटकारा पाने की कोशिश करो, कम से कम इन्हें यूज करो। आई नो ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिफिकल्ट है, जब फोन बजता है दोस्त का तो मन करता है बात करने का, बट समय बचाना है, एक एक मिनट कीमती है। जो इंसान तुम्हारे और तुम्हारी आईआईटी जेईई की तैयारी के बीच में आ रहा है, उसको अभी के लिए बोलो भैया बाद में बात करेंगे, ठीक है। 2 साल सब वेट कर सकते हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, समझे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा, आज थोड़ा चिल मार लेता हूं सर, होमवर्क कल कर लूंगा, अभी तो बैच शुरू हुआ है सर, अभी क्या करना सर, हाँ अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो सर ने ये बोला था करने को, परसों कर लूंगा। जैसे मान लो कल राजवंत सर ने कुछ बोला कि ये सब पढ़ के आना, अरे अभी तो हुई थी क्लास, 1 हफ्ते बाद कर लूंगा। तो ये नहीं करना है आपको, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट अंग्रेजी में, कि डिले करना, टालना, काम को टालना, वो नहीं करना है कि अभी चिल मार लेता हूं बाद में कर लूंगा, ऐसा मत करना। शुरुआत है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की प्रजाति बहुत ही कॉमन है, जैसे कि अभी भी चैट पर हैं काफी, सर ऐसे नहीं सर वैसे करवाओ सर, सर वो नहीं सर ये बातें मत बताओ सर, वो वाला बेसिक मैथ में कराओ सर, वो चैप्टर कब होगा सर, ये क्यों नहीं हो रहा सर, आप वो वाला क्वेश्चन करवाओ सर, ऐसा मत बताओ सर, वैसे करवाओ सर, वो वाला चैप्टर बाद में करेंगे। जो ज्ञान देते हैं टीचर्स को, मैंने ये बात तुम्हें ओरिएंटेशन में भी बोली थी, ज्ञानी वर्सेस ज्ञान देना और वर्सेस सजेशन देना में बहुत फर्क है। आप ज्ञान ना दें, सजेशन दे सकते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दीजिए, सर इस चैप्टर में और सवाल लगवा दीजिए, सर इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट दे दीजिए, ये बोल सकते हैं। सर ये वाला नहीं, सर जल्दी पढ़ाओ सर, सर स्पीड थोड़ी कम करो, सर स्लो करो, सर फास्ट करो। मुझे पता है तेरे को किस स्पीड तक पहुंचाना है, तो मुझे कभी कभी स्पीड फास्ट भी करनी पड़ेगी, कभी स्लो भी करनी पड़ेगी, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई तुम्हें जेई तक पहुंचना है, जेई तुम्हारे तक नहीं आएगा, तुम्हें जेई लेवल तक पहुंचाना है दोस्तों, ठीक है। तो वो आप प्लीज ज्ञान ना दें, सब टीचर्स जानते हैं उन्हें क्या करना है, ठीक है। और लास्ट वाला तो सबसे प्यारा है भाई, 11वीं के एंड में ये भाई पता है क्या बोलता है, अब जब इसकी 11वीं बर्बाद हुई तो ये बोलता है, अरे मेरा तो भाई 11वीं बहुत ओपी थी, मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट होता था 10th तक, मेरा तो 11th बहुत बढ़िया हो जाता अगर के आगे जो मर्जी लगा ले अगर के आगे बेटा जो मर्जी लगा ले, अगर में क्या क्या हो सकता है, अगर मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर ली होती तो मैं तो बहुत बढ़िया कर लेता, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे मैथ्स के सर तरुण सर ना होते कोई और होते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इस किताब की जगह दूसरी लगा ली होती तो फिर तो मैं ओपी बन जाता, ठीक है। ये अगर मगर वाले खेल कोई नहीं खेलेगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए ये गलती आप ना करें। अगर ऐसा कर दिया होता तो, वैसा कर लेता हूं तो कुछ नहीं होगा, जो बोला जा रहा है वो करके दिखाओ ना, उससे तो करा नहीं तुमने। अगर मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, जो करके दिखाओ, जो बोला जा रहा है अगर वो कर लोगे तो सिलेक्शन उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मगर कोई नहीं करेगा, अगर मगर कोई नहीं करेगा,
सर कितने घंटे सोना चाहिए? देखो मैं तो 7 घंटे सोता था जेई की तैयारी में, क्योंकि मेरे पास डमी स्कूल था, मेरे को नींद भी ज्यादा आती थी, सही बताऊं तो मेरे पास टाइम पर्याप्त होता था, बचे हुए घंटे मैं पढ़ लेता था। आप डिपेंड करता है, बट 6 घंटे तो यार मिनिमम सो यार, क्योंकि ताकि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट मिले, तुम्हारा दिमाग सही तरह से फंक्शन कर पाए। एफर्ट करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए दिमाग रेस्टेड भी तो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब कंक्लूजन, जल्दी से कंक्लूजन बता देते हैं। कंक्लूजन बता देते हैं अब फाइनल जो आज का डिस्कशन हुआ है, अगर इसको 2 लाइंस में हमें बताना हो। पहली लाइन ये कि भाई टीचर्स की बात मानेंगे, जो भी टीचर्स बोलेंगे सारी बात सुनेंगे, और दूसरी लास्ट तक टिके रहेंगे, चाहे जितना टफ लगे। 11वीं में किसी तरह से उन 10 लाख में ना पहुंच के पहले 1.5-2 लाख तक पहुंच जाएंगे, जो टिककर मेहनत करते रहते हैं। चाहे 50% 60% काम हुआ, बट होके कंप्लीट करके लास्ट फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। बस ये 2 काम कर लेना, ठीक है? बस इतना चाहिए तुमसे 11th में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोग अब रेडी हैं? क्या सभी लोग अब रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए मैथ्स? कितनी नोटबुक्स? हाँ एक सवाल ये पूछा, आई थिंक ये बता दिया है तुम्हें सर लोगों ने। सेम रहेगा मैथ्स में भी, बता देता हूं। मैथ्स में तुम्हें बनानी है, मैथ्स में तुम्हें जो नोटबुक बनानी है बेटा, सबसे पहली बनानी है फेयर नोट्स की। ये फेयर नोट्स तुम्हारे अच्छे होंगे जिनको तुम घर पे बनाओगे प्रॉपर, ताकि तुम्हें रिवीजन, देखो मैथ्स में स्ट्रेटेजी डिफरेंट है दोस्त। मैथ्स में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, एप्लीकेशन आना है, और क्वेश्चन तुम्हें क्लास में जैसे मैंने करवाए हैं वो तुम्हें रिवाइज करने होंगे, बार बार करने होंगे 2 साल तक, इसलिए नोट्स की बहुत जरूरत है। ये सोचो तुम्हें जेई कब देना है? कब देना है भाई? 2026 में, ठीक है? अप्रैल और जनवरी में। एडवांस देना है 2026 के जून में, 2 साल से भी ऊपर है। आज हम पढ़ते हैं बेसिक मैथ, लॉग समझो इस चैप्टर में। तुम्हें 2026 में अगर लॉग रिवाइज करना है तो क्या करोगे? पूरा पूरा वीडियो देखोगे, पीडीएफ ढूंढोगे, अपने नोट्स देखोगे, उन नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन्हें जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। दैट इज द वे, इसलिए फेयर नोट्स बनाने जरूरी हैं। दूसरी नोटबुक होगी आपकी होमवर्क नोटबुक, जिसमें आप डीपीपी करेंगे और अपना मॉड्यूल या जो भी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी किताब में आपको बताऊंगा, जो भी आपको या असाइनमेंट जो हम देंगे वो आपको करनी है। और थर्ड नोटबुक एक होगी रफ नोटबुक। ये रफ नोटबुक का भाई देखो मैथ्स में बहुत रोल है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, क्लास में बैठ के नोट्स मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे फेयर नोट्स गड़बड़ हो जाएंगे। बट जब मैं तुम्हें क्लास में क्वेश्चंस दूं तो इसका ये मतलब नहीं है नोट्स नहीं बनाए तो बैठे हुए हाथ में रख के, हाथ रख के बैठे हम तो बस मूवी देखने आए हैं। सर मूवी नहीं देखनी है, रफ नोटबुक लेके बैठना है। और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल रहा हूं ट्राई करो, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे खुद से ट्राई करो, उसमें बीच बीच में लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जब मेन नोट्स बना रहे हो तो तुमने कुछ काम किया हुआ हो। साथ में रफ में जब कुछ खुद से ट्राई करोगे सवाल तो 10 गलतियां करोगे, कोई बात नहीं, काटा पीटी करो, ट्राई करो फिर से, ताकि फेयर नोट्स तुम्हारे बढ़िया रहे, एक बार में चारा रिवीजन भी हो जाएगा उससे। क्लियर है? सब लोग 3 नोटबुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक फेयर नोट्स की जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की मोटी नोटबुक, क्योंकि इसे 2 साल तक चलाना है। बाकी ये दोनों नोटबुक जैसे जैसे भरेंगी, ये वाली तो फेंकेगी रफ, ये फिर भी रख लेना कभी कोई क्वेश्चन देखना हो तो। बट मेन है ये नोट्स की भी लगभग तुम्हारी अर्जुना में मेरे ख्याल से 7-8 नोटबुक भर जाएंगी, नोट्स की ही, समझे? हाँ, और रफ नोटबुक तो फेंकते जाना, गंदी सी बना लो, मोटी सारी बनाओ, क्योंकि वरना बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगी। ये 3 नोटबुक्स रहेंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, शुभकामनाएं कि आप लोग बढ़िया करें बेटा, जेई में फोड़े बिल्कुल, और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चले, और बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। सर क्या सारे क्वेश्चन नोट करने होंगे? हाँ, जब रिवीजन देखो जब खत्म हो जाएगा, जब मेन 11th के टॉपिक में तुम्हें शुरू करा दूंगा 1-2 लेक्चर्स में, तब से तुम्हें सारे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अभी वाले तो तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें आते हैं तो छोड़ देना, नहीं आते वो तो तुम कॉल ले लेना, रिवीजन वाले जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। हाँ, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? बेटा सब बता चुका हूं 20 में, अभी लास्ट में आके मत क्वेश्चंस पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार रिकैप करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, एक इक्वेशन इस प्रकार की, ax² + bx + c बराबर 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे 2 डिग्री टर्म आ रही है। इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा।
ठीक है जी, दो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के। ए को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है भाई साहब, आप सभी लोगों ने इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अल्फा बीटा जो रूट्स निकालते हैं, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके बेटा ये फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लेते हैं। सबने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, बहुत काम आएगा आपको 11वीं 12वीं क्लास, मैथ्स फिजिक्स सब जगह। ठीक है, और यहां पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोला जाता है डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। बिल्कुल सर, नोट्स में लिखना है। फिर वही बात देखो, अगर तुम्हें ये बात तुम्हारे को रटी पड़ी है, पता है सर ये तो ऑब्वियस है, तो क्यों लिखोगे नोट्स में? लग रहा है हाँ सर ऐसा कुछ होता तो था सर, तो भाई लिख लो फिर, कॉमन सेंस है ना ये तो। कोई जो चीज आती है 2 2 4 लिखूंगा ही, तो भाई तुम नोटबुक में क्या लिखोगे, तुम पता है। बट जब पहली बार लिख रहे थे तो भैया 2 2 4 2 3 6 2 4 8 सारा लिखा था पूरा नोटबुक में बचपन में, है ना। वही बात हो गई, अगर आता है तो मत लिखिए ये सब, नहीं आता भूल गए हो तो जरूर लिख लीजिए। ठीक है, अब जो भी सवाल है आपके बाकी सब रेगुलर बैचेस में, रेगुलर क्लासेस के बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं पीवाईक्यू कब करने हैं, सब बताऊंगा बेटा, सारी चीजें। 2 साल है ना अपने पास, बिल्कुल रिलैक्स करो, पढ़ाई साथ साथ करते करते भी बहुत चीजें मैं आपको गाइड करता रहूंगा। चलिए, तो ये हो गई है क्वाड्रेटिक की बात, इसके रूट्स इस प्रकार के होते हैं। और अगर सम ऑफ रूट्स की बात की जाए अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए होता है। ये बात मैंने तुम्हें ब्रिज कोर्स में भी बताई थी, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन्हें बोला जाता है। क्या ये सब बातें पढ़ रखी हैं आपने कि क्वाड्रेटिक के जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो माइनस बी बाय ए होते हैं? ये सब एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है आगे। अगर जिसको भी इन सब प्रॉब्लम है इनमें, तुम्हें पढ़ाया गया है पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्रॉपर तरीके से पढ़ के बैठेंगे। यस सर आता है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर ब्रिज कोर्स के क्वेश्चंस, हाँ वो भी करूंगा डिस्कस, जो ब्रेन टीजर्स वहां दिए थे बीच बीच में, क्लासेस के बीच में कभी कभी करता रहूंगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर एक एग्जाम्पल दूं इसका, तो मान लो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। अगर ये क्वाड्रेटिक दे दूं, तो अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो देखो a क्या है, 2 है, a तो 2 है, b क्या है इसका -7 है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो यहां -7 लगा हुआ है, तो b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 2 हो गई, x स्क्वायर के आगे जो लगा है, c की वैल्यू 1 हो गई। तो अब अगर इसमें आप सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी बाय ए, बी की जगह -7, तो माइनस ऑफ -7 7, a की जगह 2, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 7/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा c बाय a, यानी c की जगह 1, a की जगह 2, 1/2। ठीक है, इस तरह से देखो, तुम्हें अभी मैं तुम्हारी स्पीड पे चल रहा हूं, कोशिश ये है, देखो तुम्हारी जो स्पीड है और मेरी जो स्पीड है ना, उसमें इतना फर्क है, सही बता रहा हूं, सच्चाई ये है। मैं जिस स्पीड से मैथ सॉल्व करता हूं वो ये है, तुम जिस स्पीड से मैथ सॉल्व करते हो अभी वो ये है। कोई बोस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस की, डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिस है। जब तुम 11th के एंड में आ जाओगे, तुम यहां पहुंच जाओगे, तुम खुद देख लेना, ये बात तुम्हें रियलाइज हो जाएगी जब तुम, इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे कि मैं अपनी, अभी मैं जान के धीरे करता हूं ताकि तुम्हें समझ आए, फिर मैं अपनी फुल स्पीड पे करूंगा तब भी तुम कैच कर पा रहे होगे, ये मेरा वादा है। बस करते रहना साल भर, समझे, साल भर लग के करना है, तब जाके वहां पहुंच पाओगे। चलो, तो ये बात हो गई सम ऑफ रूट्स, तो यही मैथ मैंने यहां लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात भी मैंने आपको बता दी है, ऐसा कुछ होता है। ये सारे आपके मैंने नोट्स के लिए लिखे हुए तमीज से अच्छी राइटिंग में, ताकि आप घर पे आराम से नोट्स बना सकें, जिनको भी दिक्कत है, जिन्हें बेसिक्स नहीं आते वो इनको लिख पाए। ठीक है, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है रूट के अंदर, क्योंकि ये बैठा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रूट के अंदर बैठा है, तो डी की 3 कंडीशन होती हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। ये बात तुमने जरूर पढ़ी होगी बेटा, पढ़ी है क्या? जल्दी बता दो, क्या आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन, जिसको नेचर ऑफ रूट्स बोला जाता है, नेचर ऑफ रूट्स की, अगर डी पॉजिटिव होगा
तो क्या होगा, डी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा। तो देखो डी नेगेटिव में तो भैया बात ही खराब हो जाएगी सर, रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज हमें बहुत बेकार लगती है, मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं होती, इसलिए नॉन रियल रूट्स बोल देंगे हम, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसी रूट्स। जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा उस क्वाड्रेटिक की रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नॉन रियल रूट्स होंगी, आप उसको बोलेंगे भैया तुम बेकार की बात मत करो, क्वाड्रेटिक की कोई रियल रूट नहीं है। और डी इक्वल टू 0 में क्या होगा, थर्ड से ये 0 हो जाएगा, है ना भाई, तो माइनस प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा, दो अलग अलग रूट आएंगी ही नहीं, एक ही रूट मिलेगी, मतलब इक्वल रूट्स बोले जाते हैं, इक्वल रूट्स। और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये भी अगले पेज पे प्यार से प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, कहां गया, ये रखा। ये 3 कंडीशंस आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मैं तुम्हें बोलूं रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल रूट्स तो डी इक्वल टू 0, इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स तो आप बोलेंगे डी की वैल्यू नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस क्वाड्रेटिक का जरा डी निकालते हैं। डी के लिए पहले ए बी सी, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा जल्दी से देखते हैं, बी का मतलब -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 4, सी की जगह 1। -4 का होल स्क्वायर सब जानते हैं भाई 16 होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है 16, और ये भी -16 हो गया, 16 माइनस 16 0, यानी डी 0 आ गया, यानी इस क्वाड्रेटिक के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं बेटा। अब रियल एंड इक्वल रूट्स की एक बहुत प्यारी कंडीशन और होती है, इसी को एक दूसरे तरीके से बोला जाता है, जरा देखना क्या, जरा इसकी रूट निकालने की कोशिश करते हैं, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल करते हैं, जरा स्प्लिटिंग द मिडिल करता हूं। एक तरीका तो ये हो गया, मैंने डिस्क्रिमिनेंट से गया, अब मैं कह रहा हूं कि चलो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सो 4x स्क्वायर, 4x को -2x लिख लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भैया जी सबको आनी चाहिए, बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8वीं क्लास में सिखाई जाती है यार, आनी चाहिए, देखो ठीक है, इसके बिना मैथ्स अधूरी है। 4x को 2x लिख लिया, और अब इनमें से 2x कॉमन, 2x माइनस 1, इनमें से -1 कॉमन बेटा, 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 कॉमन, तो तुम एक बहुत प्यारी सी चीज देख रहे हो, 2x माइनस 1 कॉमन, इधर 2x उधर -1। तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब भी इक्वल रूट्स आएंगे तब क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम देखो यहां डायरेक्ट भी देख सकते थे, ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे यही 3 टर्म बनेंगी, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स आएंगे तब वो होल स्क्वायर बनता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक उठा के देख लो जिसमें इक्वल रूट्स आ रहे हैं, वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों रूट सेम है तो होल स्क्वायर होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, whenever d is 0 this implies quadratic can be expressed as a perfect square। क्वाड्रेटिक को हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। सर GDBD क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, AD क्या, AD क्या लिखना चाहते हो, इज इट फैक्टराइजेशन मेथड, यस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज फैक्टराइजेशन। अच्छा ऐड, एडी मतलब ऐड, ऐड आ गया क्या तुम्हारे पास, अच्छा ओ यार अब मुझे नहीं पता यार, देखो ठीक है समझ गया मैं। अब तुम लोग समझ गए क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, एक बार फिर से दिखा देता हूं कि जब भी आप बेटा डी को 0 पहचाने, कहीं भी क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हैं मतलब वो
होल स्क्वायर फॉर्म में लिखी होगी। कोई मर्जी क्वाड्रेटिक उठा के देख लो, किसी मर्जी क्वाड्रेटिक को देख लो। मान लो तुम्हें मैं दे देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी तो होल स्क्वायर होता है, तुम्हें पता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसका d जीरो आ रहा होगा, चेक कर लो, कोई मर्जी उठा लो यार। x प्लस 5 का होल स्क्वायर खोल के देख लो, इसका d देख लेना, जीरो आ रहा होगा। तो कभी भी अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसका d जीरो है, मतलब वो क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए तो देखते हैं अब सवाल कैसे बनेंगे। सवाल कैसे बनेंगे इस पे जल्दी से देख लिया जाए। चलो यही देख लेते हैं पहले। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, फिर से बराबर रूट्स मतलब d जीरो रखना है यार, सिंपल सी बात है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बट प्रॉब्लम क्या है, राइट साइड में जीरो नहीं है, m है। कोई नहीं, m को तो लेफ्ट में ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस m, पोल स्टार्ट होने वाला है भाई, जरा जल्दी ध्यान से देखें। क्वाड्रेटिक ऐसे लिखी, अब इसका देखो a क्या है, क्योंकि d लिखना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। a तो 1 है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है इसका माइनस 10, x का कोफिशिएंट, और ये पूरा c है भाई साहब, कांस्टेंट टर्म है पूरी 21 माइनस m, पूरी की पूरी c की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, राइट, 21 माइनस m। क्योंकि राइट में जीरो बनाना बहुत जरूरी है, बिना राइट में जीरो बनाए क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले नहीं लगाओगे भाई साहब। ठीक है, चलो पोल स्टार्ट किया जाए, देखते हैं क्या बोलते हैं। जो तुम्हें लग रहा है ऑप्शन, वो तुम बस चैट में लिख देना, वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, राइट। इफ यू फील ए ऑप्शन है तो ए लिख दो, टाइप कर दो। लेट्स सी। जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बस ये जीरो रखना है, क्योंकि इक्वल रूट्स की कंडीशन है d जीरो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी निकाल के बताओ। तो माइनस 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, माइनस 421 माइनस m। देखो मैथ्स में ब्रैकेट का बहुत इस्तेमाल है भाई, हमें लगता है ब्रैकेट बेकार की चीज, हमें तो बस प्लस माइनस करना है। ब्रैकेट की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, आदत अपनी सुधारनी है, ब्रैकेट लगा के चलना है जब ब्रैकेट खोल रहे हो। 84, 4 इंटू 21 हो गया 84, और माइनस माइनस ये वाला मिला के प्लस 4m हो गया बेटा। ब्रैकेट खोलना तमीज से है। 100 माइनस 84 हो गया 16, प्लस 4m बराबर 0, तो 16 इक्वल टू, या माइनस 4m इक्वल टू माइनस 16, 4 से डिवाइड कर दो, -4 हो गया। सी ऑप्शन भाई साहब, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया ये तो। सी ऑप्शन d जीरो करना था बस। अब देखो यहां प्रॉब्लम है, तुक्केबाजी चल रही है, जल्दबाजी चल रही है, ये मत करो यार। देखो पोल को यूज करना है अच्छी तरह, वहां से आप कुछ सीखोगे ही। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैंने आज तुम्हें क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्यूरेसी। आज तुम्हें नेगेटिव नहीं मिल रहे हैं, बट आदत तो खराब हो रही है तुम्हारी। आज पहला पोल था तुम्हारी लाइफ का मैथ्स क्लास का, उसमें तुक्के मार रहे हो। बहुत बच्चों ने तुक्के मारे, मुझे पता है यार। जीरो जहां दिखता है लगता है एक ऑप्शन तो जीरो, यार यही होगा आंसर, तो जीरो ही है भाई, जीरो देते ही क्यों वरना। तुक्केबाजी मत करो, पोल को इस्तेमाल करो अपनी एक्यूरेसी बेटर करने के लिए। नहीं आया आंसर तो मत टिक करो ना, जबरदस्ती थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है भाई। हाँ सर लीडर बोर्ड दिखा दो, अभी दिखाएंगे बेटा, और भी तो सवाल आएंगे कि एक ही में तू चाहता है तेरा नाम ऊपर दिख जाए बस। चलिए एक और देखते हैं। सर स्पीड नहीं है मेरी, बेटा स्पीड धीरे धीरे, अभी तू देख मैंने तुझे को क्या बताया लास्ट तक, अभी तो मैंने स्पीड नीचे करी हुई है तुम्हारी, यहां तुम्हारे लेवल तक लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम पहुंच जाओगे साल के एंड तक, तुम मेरे से बेटर करोगे, यही तो खेल है जेई का, बस करते रहना है मेहनत। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज जीरो, सम ऑफ रूट जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा जीरो है बेटा। जल्दी से ट्राई करो ना, पोल दे रहा हूं फिर से पोल दे रहा हूं भाई, 1 मिनट मेरे ख्याल से बहुत है, ट्राई करिएगा। क्वाड्रेटिक देखो डरावनी सी है, बट डरना नहीं है तुम्हें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेटिक में ए होता है, ए वो 1 है, क्वाड्रेटिक के एबीसी ए 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये वाला 1, ये वाला ए 1 है, आंसर नहीं, ये वाला क्वाड्रेटिक का ए, और ये पूरा बी हो गया।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये वाला तुम्हारा c हो गया है ना, ऐसे सबसे पहले लिख लिया करो, c इज माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए जीरो का मतलब माइनस बी जीरो, यानी क्योंकि ए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी बी जीरो, बी की वैल्यू ये चिपका दीजिए यहां पर, और ये टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ, तो टू माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जीरो है, फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस ए स्क्वायर, एक तरह से ए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। और बेटा अब ये तो क्वाड्रेटिक सी बन गई, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू बराबर जीरो, तो ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन, स्प्लिटिंग द मिडिल कर लेना, ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन बराबर जीरो। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, स्प्लिटिंग द मिडिल से ही क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया है। बस अब तो इजी हो गया, ए की वैल्यू आ गई या तो ए प्लस टू जीरो, देखो अब मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे समझाने को, बाद में तुम भी डायरेक्ट लिखोगे। ए माइनस वन जीरो का मतलब ए वन, तो माइनस टू और वन, बी ऑप्शन आ गया है। इजी था भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जल्दी से बता दे चैट पे, बेटा मैं दोबारा समझा दूंगा अगर तुम्हें इन बेसिक चीजों पे भी दिक्कत है, जो कि मुझे पोल सेक्शन से समझ आ रहा है कि तुम्हें इन बेसिक चीजों में भी प्रॉब्लम है। 50% बच्चे ही सही आंसर दे रहे हैं इन चीजों का, अब या तो ये तुक्केबाजी कर रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट वीक है भाई, इतने बेसिक। सर बता दीजिए एक बार, देख बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं बेटा, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले तो तुम ये देखो, ये क्वाड्रेटिक जो लिखी है इसका क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स जीरो दिया है। अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, तो सम ऑफ रूट्स की जगह मैंने माइनस बी बाय ए जीरो रख दिया, इतनी बात सही है। सम ऑफ रूट्स बेटा माइनस बी बाय ए होता है, तो ए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यानी माइनस बी जीरो हो गया, यानी बी ही जीरो हो गया, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बेटा बी को जीरो रखना है। अब बी होता क्या है, बी किस खेत की मूली है सर, क्वाड्रेटिक का बी तो भैया हमें नींद में भी पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ये बी है हमारा, ये वाला हमारा बी है, सही है। देख लो भाई, ये वाली बात समझ आ गई है, ये बी है हमारा। सर आप एडवांस का भी पढ़ाएंगे ना, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, एडवांस के ऊपर का भी पहुंचेंगे लेवल, बट धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पहुंचाएंगे उस लेवल पर। तो बस इसको उठा के मैंने जीरो कर दिया, इस चीज को उठा के देखो जीरो किया, तो मेरे को लगा यार ये टू तो बेकार का है, इसे उड़ा दो, फिर माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, अच्छा लगेगा, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू जीरो बच गया, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल करके सॉल्व कर दिया। अब आगे की कहानी तो बेटा 10वीं क्लास की हो गई, राइट। अब ठीक है, अब समझ गए हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये सब चीजें तुम्हें लग रहा होगा अभी, अरे सर इतनी बेसिक, पर देख कितने लोग इसमें भी अटक रहे हैं, और ये क्या है, ये हर जगह लगेंगी, मैथ्स क्या, फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, सब जगह लगेंगी, फिर वहां आएंगी तुम रोगे अरे सर ये क्या कर दिया। इसलिए बेस्ट है आज ही बेटा अपना रिवीजन कर लो इन सब टॉपिक्स को। मुझे पता है बोर्ड देने के बाद बहुत ऐश करी है, अभी तो सर हम ऐश के मूड में थे, अब आपने अर्जुना भी शुरू कर दिया, तो बेटा कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, लाइफ में एफर्ट करने पड़ेंगे। सही समय पे तुमने स्टार्ट कर दिया है। देखो एक बहुत सही बात बताऊं तो तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना भी बनता है, कि तुम सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना चाहिए हमें। क्यों सर, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। तुमने बेटा एक बहुत बड़ी चीज करी है, तुमने सपना देखा है इस एज में, इतनी कम एज में। बहुत सारे लोग इंडिया में सपना देखने से ही डरते हैं यार, या इतने मेच्योरिटी नहीं है बाद में देख लेंगे, बट तुम लोगों ने बेटा कुछ सोचा है अपने लिए, कुछ ठाना है, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, विच इज वेरी गुड। इतनी कम एज में तुम अभी से सीरियस हो, बस उसको अब 100% सीरियस हो जाओ, ये नहीं कि आधे अधूरा हो भी गए और पढ़ेंगे भी नहीं। गोल सेट किया है तो ढंग से पढ़ेंगे, और उसका पहला रूल ये है कि भाई अपनी जो 10th की वीक चीजें हैं उन्हें उन्हें रिवाइज करना है यार, ठीक है, उन्हें रिवाइज करना है। सर पोल कहां से, कुछ नहीं आएगा बेटा, देखो बस चैट पे ऑप्शन टाइप कर देना है अपना, वो पोल ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा आंसर, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, जब भी मैं पोल देता हूं यूट्यूब पे सिर्फ ऑप्शन अपना चैट पे टाइप कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
सर ये माइनस कहाँ गया? अरे मेरे मेरे दोस्त, माइनस को मैंने जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम्हें पता है इस तरह से काम करता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ 2 इंटू समथिंग लिखा है, मान लो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू जीरो लिखा है, तो 2 को ले जाओ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ही जीरो होगा, क्योंकि 2 तो कभी जीरो हो नहीं सकता, सिर्फ यही चीज जीरो हो सकती है। वही चीज करी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख रहे हो कितने बेसिक लेवल पे दिक्कतें हैं, कितने बेसिक लेवल पर हमारे कॉन्सेप्ट वीक हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वीक है, बट उन्हें स्ट्रांग करना तुम्हारा काम है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि सर हमने तो पढ़ा नहीं था पहले, अभी भी ना पढ़े और जेई भी हो जाए। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी बेटा। हाँ चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। एक और देखते हैं। सर कर पा रहा हूं बट टाइम लग रहा है, मैंने तुम्हें बताया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, शुरुआत में सबकी स्पीड ऐसे ही होती है, हमारी भी ऐसी थी यार। जब हमने 11वीं में आए थे तो पहले दिन हमारे तो चकरा गए थे, सर ये हो क्या रहा है यहाँ पे एक महीने तक। पर धीरे धीरे करा कोप अप, मेहनत करी, स्पीड बढ़ाई। सब इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, आप भी उसी से गुजर रहे हैं। जल्दी से एक देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, एक खतरनाक सी क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? कब होता है कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर? सब होता है जब सर उसका डी जीरो होता है। ये याद आ गया बेटा, इसमें तू दिल बना ले बढ़िया सा, ताकि तेरे को बेटा तेरे दिल में बस जाए। कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर तब होती है जब वो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। बस इसको याद कर लीजिए, लॉजिक भी समझा दिया था। तो चलिए जल्दी से आंसर निकालें। डी परफेक्ट स्क्वायर मतलब, सॉरी डी जीरो का मतलब, डी जीरो करना है। अब डी से पहले मुझे एबीसी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ये है, ये ए हो गया, देखो ये पूरा बी हो गया। तमीज से लिखेंगे, तमीज से, हाँ तुम अपनी नोटबुक में नीचे नीचे करके लिखो। ये सी हो गया, तो ए हो गया 4 माइनस पी, बी हो गया 2p प्लस 4, सी हो गया 8p प्लस 1। ठीक है भाई साहब, हाँ। और अब जल्दी से बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो करते हैं और सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, -4, ए की जगह 4 माइनस पी, सी की जगह 8p प्लस 1 इक्वल टू 0। और जल्दी से अब इनके ब्रैकेट्स खोलें। देखो एक मुझे दिख रहा है यहां से 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, और 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ जाएगा। समझे क्या किया? इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो p प्लस 2 हो गया, बट क्योंकि स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर बाहर 4 आ गया। अब इन सब चीजों में भी दिक्कत है लोगों को, मैंने देखा है। अगर तुम बेटा जेई करना चाहते हो तो बेसिक फंडों पर अपने वर्क करना पड़ेगा। बेसिक मतलब आज बताऊंगा, होमवर्क में दूंगा। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, एक्सपोनेंट्स हो गई, 8वीं 9वीं में बताते हैं, बट जनरली लोग 11वीं तक भी इनको इग्नोर मारते हैं। अब इन दोनों में से 4 कॉमन उड़ा दो, और अभी बताया था जब भी कुछ कॉमन आ जाए उसे जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके गायब कर दो। समझ गए? 4 यहां से और यहां से कॉमन आके जीरो के साथ गायब भी कर दिया। इसको खोल लो, पी स्क्वायर प्लस 4 पी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया। इन ब्रैकेट्स को खोल लो, 8 4 जा 32p प्लस 4 माइनस 8p स्क्वायर और माइनस p। ब्रैकेट देख रहे हो कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? अब ये माइनस को भी खोलो, -32p माइनस 4 प्लस 8p स्क्वायर प्लस p। ठीक है जी, 4 से 4 कट गया, काटा पीटी कर लो और आंसर निकाल लो यार। अब तो हो गया, देखो 8p स्क्वायर और p स्क्वायर मिला के, ये 8p स्क्वायर और p स्क्वायर मिला के बन गया 9p स्क्वायर। 4p और एक p 5p माइनस 32, 5 माइनस 32 होता है -27p। ये बच गया भाई साहब मेरे पास, सिंप्लीफाई करके इतना सिंपल सा बच गया है। अब क्या है, एक 9p कॉमन निकाल लो, p माइनस 3, 9 को फिर से बेटा उड़ा दो जीरो के साथ, तो दिस इंटू दिस जीरो। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ जाए, आइदर दिस जीरो, सो आइदर p0 और p माइनस 3 0, यानी p3 आ गया।
बिल्कुल ये बात अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कभी भी P इंटू क्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब आइदर P जीरो होता है और Q जीरो होता है। जब भी जीरो है और प्रोडक्ट में कुछ है तो मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर है? 0 और 3 आंसर हो गया। सिंपल यार, कितना इजी हो गया है ना, कितना इजी हो गया। सर पता नहीं कहां गलती कर दी। बेटा यही तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने क्या करते हो ना, ब्रैकेट रैकेट नहीं लेते, कहीं माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, कुछ पता नहीं। एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी लानी है जैसे मैं करता हूं वैसे ही करना शुरू कर दो। एक एक स्टेप बिल्कुल वैसे ही करो, प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट रैकेट लगा के तमीज से खोलोगे। क्योंकि एग्जाम में क्या है, प्लस की माइनस की गलती हो गई, 4 में से 3 मिल गए, खुश हो गया बेटा। 100 में से 80 आ गए, जेई में ऐसा नहीं होगा, -1 मिलेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं पहले दिन से हैबिट। या तो नहीं हुआ, कोई नहीं, नहीं हुआ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कर लेंगे। सवाल सवाल बहुत हैं करने वाले, बट जो कर रहे हो, जो आता है वो सही होना बहुत जरूरी है। सर 2 कॉमन आएगा नहीं दोस्त, यही तो तुम समझे नहीं। 2 का जब होल स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा ना, 2 का स्क्वायर भी था तो बाहर 4 हो जाएगा। सर सिर्फ 3 आ रहा है क्योंकि तूने P0 देखा नहीं ना, बाहर कॉमन भी तो आ रहा है, एक P कॉमन भी आ रहा है लेफ्ट में रख के। हम्म, ठीक है भाई। सर कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। अब देखो ये क्वेश्चन 10वीं के हैं, माइंड यू 10वीं का है, इसमें मैंने भी कुछ 11वीं शुरू नहीं करा है। ABC की वैल्यू निकाली और D0 करा है बस। क्वाड्रेटिक ही तो सॉल्व कर रहा हूं, और कर क्या रहा हूं बताओ। इसका मतलब अभी तुम्हें ब्रैकेट खोलने में भी दिक्कत है बेटा। हम्म, कैलकुलेशन स्लो है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, बट कहीं तुम गलतियां कर रहे हो, कहीं तुम्हारा मल्टीप्लाई समझ नहीं आ रहा, 2 का स्क्वायर 4 के, तो प्रॉब्लम है, मतलब तुमने बेसिक पढ़े नहीं है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। हम्म, सर कॉमन नहीं लिया तो मत लो यार, कोई बात नहीं, खोल दो, ऐसे ही खोल दो। साथ में 4 फिर लास्ट में कॉमन दिखेगा, 9 के साथ 4 दिखेगा तुम्हें कॉमन भी, वो तो आएगा ही आएगा। सर फिर से कर दो चलो फिर से कर देता हूं भाई, फिर से कर देता हूं, क्योंकि अभी तुम नए नए बच्चे हो, तुम्हारे लिए फिर से कर देता हूं। फिर इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए जल्दी से अपना बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन कर लें। जिनको इसमें दिक्कत है देखो, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं, धीरे धीरे बिल्कुल प्यार प्यार से। B² -4AC बराबर 0, B की जगह 2P + 4। ये ठीक है भाई साहब? हाँ सर यहां तक तो ठीक लगा मुझे, इसके बाद ही तो दिक्कत हुई, तो चलो उसको खोल लेते हैं। 4P इसको अभी कॉमन मत लो, तुम्हें दिक्कत है कॉमन मत लो। 16 + 2AB 16P, ठीक है सर, और -4, इनको ब्रैकेट खोल दो, 32P + 4 -8P² -P, ठीक है जी। अब 4 कॉमन दिख गया इसमें से, और इसमें से भी 4 कॉमन दिख गया। 4 कॉमन दिख गया, हाँ सर अब दिख गया सर मुझे, अब दिखा है सर, पहले नहीं दिखा था सर। कोई नहीं बेटा, थोड़े दिन में मेरे साथ रहे, थोड़े दिन सब दिखने लगेगा। 32 - P 31P + 4 -8P²। हाँ सर, अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, इस ब्रैकेट को ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो। 4 × 4 4 कट गया, 8P² और P² 9P², 4P -31 -27P, और एक बाहर 4 था, 9 भी कॉमन आ रहा है, 9 4 × 9 × P भी बाहर आ गया, P -3। ये कांस्टेंट टर्म को उड़ा दो 0 के साथ, उधर ले जाओ। ये सब तुमने बेटा 10th में किया होगा। सर बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा पास करके आए हो? हाँ सर करके आए हैं। उसमें तुमने चैप्टर करा है क्वाड्रेटिक, कहीं ना कहीं करा होगा, उसी किताब के सारे क्वेश्चन दोबारा लगा डालो, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्वाड्रेटिक। इसके अलावा कौन कौन से और करने हैं लास्ट में वैसे बताऊंगा होमवर्क में। क्वाड्रेटिक तुम्हें इमीडिएटली करना है, एक्सपोनेंट चैप्टर करना है, पावर्स भी बोलते हैं इसे किसी बोर्ड्स में,
8वीं 9वीं क्लास में होता है एक्सपोनेंट्स, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट्स। इसके अलावा आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ये जहां जहां आपके चैप्टर्स थे उनको अच्छी तरह बेटा दोबारा सवाल लगा, बोरिंग काम करना पड़ेगा। जेई की तैयारी बोरिंग है, पहले ही बता रहा हूं, बहुत इसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला। बेसिक लेवल में अगर फंसे हुए हो तो पहले बोरिंग काम करने ही पड़ेंगे, तभी उस लेवल पे पहुंचोगे जब मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले इन चीजों को पढ़ के बैठिए। अगली क्लास में भी मैं इनको रिवाइज कराऊंगा। ये स्टार्टिंग की 2-3 क्लास इसीलिए हैं ताकि तुम बेटा, तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराया जाए कि क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़ के बैठनी है, तभी तो असली मैथ शुरू होगी। तो असली मैथ्स अभी तो शुरू ही नहीं करी है हमने 11th की। यहां से आगे इधर दिस जीरो और दिस जीरो, आगे की कहानी हो गई है। सर वी कांट टेक 9p टुगेदर, 9p ले लो बेटा, 9p 0 रखोगे तब भी तो p 0 आएगा। चलो अब जल्दी से आ जाओ भाई, जेई का क्वेश्चन कौन कौन फोड़ेगा 2017 का। हाँ, कल कौन सा सर होगा बता रहा हूं, भी सब बताऊंगा, डोंट वरी। इधर देखो, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, 2 की पावर ये कुछ घटिया सी इक्वल टू 1 दिया है। कर लोगे, कर लोगे, जल्दी बताओ। 2 की पावर समथिंग, देखो जो भी 2 की पावर, अब 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो। ये तो पता होगा ना भाई, किसी भी नंबर 1 को किसी की भी पावर 0, a की पावर 0 1 होता है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। सर क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए ये याद रखो कि a की पावर 0 1 होता है। ठीक है, चलो जल्दी पोल में देखते हैं, कोई कर पाएगा क्या इस सवाल को, कोई कर पाएगा क्या। तो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 2 की पावर 0 के बराबर है। और पावर कंपेयर कर दूं तो ये पावर और 0 बराबर होने चाहिए भाई, क्योंकि 2 की पावर समथिंग इक्वल टू 2 की पावर 0, मतलब जो पावर है वो उठा के 0 रख दो, हो गया खेल खत्म, पैसा हजम। समझे क्या होगा सर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। और अभी बताया था जब भी एनीथिंग इंटू एनीथिंग 0 होता है बेटा जी, तो बिल्कुल याद कर लो यही कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा सर, कौन सा वाला, कहां गया भाई, कहां लिखा था, कहां लिखा था भाई, कहीं तो लिखा था, ये रहा कि अगर p इंटू क्यू कभी भी 0 दिख जाए, आइदर एक 0 और दूसरा 0, खट से करना है तुमने, अगला स्टेप तुम्हारा फिक्स है। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होगा तो अगला स्टेप फिक्स होता है बेटा, आइदर x माइनस 1 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो यहां से तो x प्यारा प्यारा सा 1 आ गया। ये बड़ी घटिया क्वाड्रेटिक है भाई, स्प्लिट विलिट तो हो नहीं रही, हो भी रही है वैसे, शायद 10 और 5 फैक्टर हो जाएंगे। हाँ बट हमें क्या करना है, सम ऑफ वैल्यूज ही तो निकालना है, सम ऑफ रूट्स ही तो निकालना है भाइयों। तो हम काहे को फालतू रूट्स निकालें, हम सीधे इसका सम ऑफ रूट्स बोल देते हैं। चाहे तो इसको फैक्टराइज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 50 के फैक्टर दिख ही रहे हैं। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो प्लस 10x माइनस 5x, तो x कॉमन, x प्लस 10 फैक्टराइजेशन कर ली, तो यहां से x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 आ गया। नहीं तो सीधे सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते थे। तो x की वैल्यू 5 या माइनस 10 आ गई यहां से, जैसे ही इसको 0 और इसको 0 करा, तीनों का सम निकाल लो भाई। ये क्या बेकार सवाल है, 1 5 और माइनस 10 का सम 1 प्लस 5 प्लस माइनस 10। ऐसे भी सवाल आते हैं सर जेई में बेटा, वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बेसिक इसीलिए तो स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आते हैं जेई में। एडवांस्ड में भी दिखाऊंगा अभी जब बेसिक मैथ करेंगे, एडवांस्ड में भी ऐसे बेसिक बेसिक सवाल आए हुए हैं। ठीक है ना, क्या ये टफ था, ये बताओ, क्या ये टफ था। अब आप बोलोगे सर आप तो इजी इजी वाले बता रहे हो, मेरे भाई अब जब तुम इस लेवल की पढ़ाई कर लोगे, तुम्हारे को जेई, तुमने जनरली यही सुना होगा जेई में मैथ तो बहुत टफ आती है भैया, मैथ तो बहुत टफ है। मेरा काम बस इतना है तुम्हारे को वो टफ चीज को इजी बनाना। ठीक है, बस मेरा एक ही रोल है, मेरा एक ही एम है। तो जब भी मैं कोई चीज बोलूं, तुम्हें कोई भी चीज करवाऊं, तुम्हें कभी भी शक पैदा हो कि सर ऐसे नहीं, सर वैसे, सर हमें तो 10th में सर ये था, सर वो था, 1-2 चैप्टर थे बेटा, अब तो जितने तुमने 10th में पूरी पढ़ाई करी है एक चैप्टर में आ जाएगा वो। तो अपने को
आपको हमेशा ये समझना है कि भाई हमारा एम अल्टीमेट क्या है, कि हमें जेई की मैथ्स इजी लगनी चाहिए। करेक्ट? नहीं था सर टफ? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग करा दिए जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग करा दिए जाएंगे इस बैच में कि मैथ्स यार तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगी, फिर एडवांस्ड की भी। एक और क्वेश्चन सर? बिल्कुल लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन तो लो भाई साहब, 2022 का भी एक सवाल उठा लेते हैं। अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया है, अभी तो बेसिक मैथ का बी भी स्टार्ट नहीं किया बेटा। क्वाड्रेटिक के रिवीजन करें 10वीं के, उसमें भी तुम देखो जेई के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एफ एक्स बी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक कंडीशन दी है एफ ऑफ -2। हाँ ब्रिज कोर्स में दिया था ये, होमवर्क में याद होगा तुम्हें, शाबाश, तभी इतनी जल्दी आंसर बता रहे हैं सारे। ब्रिज कोर्स करके आए हैं ये, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बिल्कुल ब्रिज कोर्स में होमवर्क दिया था मैंने, यही क्वेश्चन यहां पे अब आपको मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -2 कैसे निकालते हो? एक्स को बेसिकली -2 डालना है इस पूरे में, राइट? एफ ऑफ -2 का मतलब तो समझते होगे यार, पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो। एफ ऑफ 1 का मतलब एक्स को 1 डालो, एफ ऑफ 2 का मतलब एक्स को 2 डालो। तो एफ ऑफ -2 का मतलब एक्स को -2 डाला, जिसको सिंप्लीफाई किया, -2 का स्क्वायर 4 -2b प्लस सी, ये क्या आया? एफ ऑफ -2। फिर वो कह रहा है भैया F3 भी निकाल ले। ठीक है भाई साहब, कर लेंगे आपकी जैसी आज्ञा। F3 का मतलब यहां x को 3 डालेंगे, 9a प्लस 3b प्लस सी, ये F3 आ गया। इन दोनों का सम मिला के 0 दिया है, भैया ऐड कर लो। यही तो टेढ़े मेढ़े सवाल देते हैं, इन दोनों को ऐड करके 0 कर दो। तो 4a माइनस 2b प्लस सी प्लस दिस बराबर 0। ठीक है सर, 9 और 4 13a माइनस 2b प्लस बी, सी सी मिला के प्लस 2c बराबर 0। देख लो भाई, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है, ऐसा लग तो रहा है सही लिखा है। एबीसी में एक रिलेशन आ गया। अब क्या करूं सर? अब तो मैं फंस गया। ये है बेटा जेई के क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस। जब तुम स्कूल में करते हो सवाल या बोर्ड्स के करते थे, शुरू किया अंत खत्म करके ही मानते थे, शुरू किया शुरू करके करते 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 सिंप्लीफाई करते आंसर ही आ गया। जेई के क्वेश्चन में कई बार ऐसा नहीं होता। आपने एक इक्वेशन बनाई, आगे पढ़ो। वन ऑफ द रूट्स इज -1। रूट का मतलब क्या होता है भैया? -1 उसका रूट है, मतलब एफ ऑफ -1 0 होगा। पॉलिनोमियल में तुमने पढ़ा है कोई भी रूट होता है, इफ अल्फा इज अ रूट, अल्फा इज अ रूट, तो एफ ऑफ अल्फा 0 होता है। ये बात पढ़ी है ना भाई साहब? बिल्कुल पढ़ी है, भूल गए हो बेटा, है ना? अगर इसी तरह से -1 अगर रूट है तो एफ ऑफ -1 0 होगा, यानी एक्स की जगह -1 डालता हूं इसमें। तो a माइनस बी, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, a हो गया माइनस बी। तो ये एक रिलेशन आ गया है दूसरा हमारे पास, दूसरा रिलेशन आ गया। अब फिर फंस गए हम, ये होता है जेई में ना, हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू किया, यहां कहीं फंस गए, फिर यहां से शुरू करते हैं, फंस जाते हैं, फिर यहां से शुरू करते हैं, फिर इन तीनों के बीच में एक तरह से इनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बट बोर्ड्स के क्वेश्चन में क्या होता है? यहां से शुरू किया, खटखट खटखट खटखट, सीधे आंसर, आहा हा, हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं और नंबर मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, जेई के क्वेश्चन में 2-3 बार हमें क्वेश्चन को शुरू करना पड़ता है। जैसे हमने यहां 2 कंडीशन निकाली, अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स पूछी है, मतलब -b/a पूछा है। अब मेरे को थोड़ा चमका कि यार -b/a पूछा है, मतलब c को उड़ा देता हूं, दोनों इक्वेशन में से c हटाता हूं, मुझे c तो चाहिए नहीं, -b/a चाहिए। तो c की वैल्यू आप देख सकते हो, यहां से b - a आ गई, ये 2 इक्वेशन बोल दो, ये 1 मान लो, और c की वैल्यू आई है, इसे उठा के यहां रख देता हूं। एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन जो कहना है कह लो, c की वैल्यू उठा के यहां डालेंगे, तो 13a प्लस बी प्लस जो 2c था उसमें c की जगह b - a डाल दिया, तो 13a प्लस बी प्लस 2b माइनस 2a बराबर 0। तो 11a हो गया प्लस 3b बराबर 0। तो 11a इक्वल टू -3b, a से डिवाइड कर दो, तो
3b/a इक्वल टू 11, 3 को भी नीचे ले जाओ तो -b/a की वैल्यू 11/3 आ गई, और यही पूछा हुआ था, सम ऑफ रूट्स -b/a पूछा हुआ था भाई साहब। तो 11/3 ए ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गई है बात? देख रहे हो 2022 में आया अभी 10वीं क्लास की कॉन्सेप्ट्स 10वीं के हैं, बट क्या एप्लीकेशन वैसा है? नहीं, थोड़ा सा टफ है डेफिनेटली। तो अब ये तुम्हें अभी लग रहा है टफ, तुम्हें लग रहा होगा अरे सर बहुत टफ है बहुत टफ है। रुक जाओ, पेशेंस रखो, साल भर बीत जाने दो, फिर देखना तुम कहोगे सर ये तो हम 2 मिनट में निपटा देते हैं। अब तो उस लेवल की पढ़ाई बेटा अपने को करनी है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को आज की क्लास में सर इजी लगा, जल्दी बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको करवाए हैं, चलो पोल करा लेते हैं, पोल करा लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ए इजी लगे सर? जो भी क्वेश्चन जनरली कराए हैं, मॉडरेट, मीडियम, सी टफ, और डी लिख देते हैं वेरी टफ। बहुत ही ज्यादा टफ लग गए सर, तो उससे मुझे क्या एक अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन से उठाना है। चलिए, ऑनेस्ट ओपिनियन देना है भाई, इसमें कोई मजाक नहीं चलेगा। 30 सेकंड बहुत है वैसे तो, जल्दी बताइए। सब लोग अपना अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं तुम्हें, वो तुम्हें इजी लगे, मीडियम लगे, टफ, बहुत टफ लगे सर। लेट्स सी, लेट्स सी क्या कहते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या बोल रही है हमारी प्यारे प्यारे अर्जुनाज। मेरे हिसाब से तो आपको ये इजी टू मीडियम लगने चाहिए, चलो मीडियम भी बोल देता हूं, इजी नहीं लगे तो। 56% लोगों ने मीडियम ही बोला है, विच इज वेरी गुड। तो अगर आपको मीडियम भी लगे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इजी लगने चाहिए, इजी टू मीडियम इज फाइन दीज क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने तुम्हें वो हलवा वाले भी नहीं कराए, लो बिल्कुल ही बेटा लो 10वीं के ले लो। तुम्हें देख रहे हो जेई लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं बच्चों। मेरा काम देखो ये नहीं है कि तुम्हें बहलाना, हा हा मजा आ गया, हा मजा आ गया, जेई करवाना है यार मुझे, तुम्हें सीरियस मैटर है, जेई करना है तुम्हें। ठीक है, मजाक अपनी जगह है, जेई करना है तो उस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, अभी तुम्हें मीडियम लगा, गारंटी लिख के ले लो, 4 महीने बाद तुम जब इस लेक्चर को देखोगे कहोगे सर ये तो महा इजी था, हमारे लिए महा इजी बन गया है, अब तुम उस लेवल पे पहुंच गए होगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आज की क्लास के बाद करना क्या है, आप लोगों को बेटा होमवर्क में क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए भाई साहब, होमवर्क में क्या करना है बाद में मत बोलना। सबसे पहले तो ये कुछ लर्न करने की चीजें हैं जो काफी काम आएंगी, होल स्क्वायर्स लर्न करो, क्यूब्स लर्न करो। उसके बाद बेटा अपना क्वाड्रेटिक या जो भी चैप्टर आपको लग रहा है वीक है, क्वाड्रेटिक आज किया है, एनसीईआरटी लेवल से करना शुरू करो, उतना बेसिक रिवाइज करके बैठो, फिर इस लेवल की चीजें हम जब डिस्कस करेंगे तुम्हें रिलेटिवली आसान लगेंगी। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये 2 चैप्टर 8वीं 9वीं 10वीं जहां तुमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके उसी किताब में से क्वेश्चन लगाओ, कोई नए मत करो, नए जो करने हैं वो मैं करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, या फिर कोई भी तुम्हें लगता है नहीं सर ये तो मेरे बढ़िया है, मैं तो ओपी हूं सर इसमें, तो कोई और किसी में तो वीक होगा, कोई तो भूल गया होगा, कोई मर्जी चैप्टर, जैसे कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी चैप्टर ऐसा हो जहां तुम बेटा कहीं ना कहीं लैक करते थे या भूल गए हो, उसको रिवाइज करो, सीरियस होकर है यार। देखो ये सब चीजें लगेंगी आगे, सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रिवाइज करें 10th का, और इन 2 चीजों को, ये अपना प्रायोरिटी हो गया। कौन कौन सा? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्वाड्रेटिक। वैसे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पूरा चैप्टर आएगा 11वीं में, वहां पूरी डेप्थ में फिर जाएंगे हम, बेसिक से लेके टफ तक, बट होता क्या है ना, क्वाड्रेटिक ऐसी चीज है कहीं भी लग जाती है, तो हल्का फुल्का तुम्हें आना चाहिए। अब कल क्या करेंगे हम, कल हम थोड़ी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इनको आपका होमवर्क ये है, आज कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं, इनको बेटा पढ़ के बैठना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, सब बताई हुई है ब्रिज कोर्स में, देखोगे जाके समझ जाओगे। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब एक पावर्स वाला चैप्टर। ठीक है भाई, ये तो स्ट्रांग है सर, हाँ बस ये स्ट्रांग है तो बस आगे का जर्नी मजा आने वाला है आगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि क्या है ना देखो बेसिक मैथ में बहुत लगेगा, लॉग वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो एक्सपोनेंट इतनी ज्यादा लगेगी, क्वाड्रेटिक तो नहीं लगनी उतनी, बट ये बहुत लगेगी, इसलिए बोल रहा हूं इसको रिवाइज करके बैठेंगे।
चलिए, तो आई होप आज के लेक्चर में भाई मजा आया सभी बच्चों को। फाइनली अब आज का लेक्चर हो गया है समाप्त। हाँ, कैसा लगा भाई, मजा आया कि नहीं आया? देखो, थोड़ा तो टफ लगना चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग तो होना ही चाहिए। ये नहीं बिल्कुल हलवा लगा तो मतलब कोई फायदा नहीं है लेक्चर करने का। आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टफनेस लेवल भी ज्यादा लगेगा, तभी कुछ नया सीख रहे हो बेटा। ठीक है, इसलिए घबराएं ना बिल्कुल भी, फुल जोश के साथ लगे रहें। इसी तरह से हम मेहनत करते रहें। जो बेसिक चीजें वीक हैं वो पढ़ के बैठे। 8वीं 9वीं क्लास की सर आप ही पढ़ा दो। देखो, मैंने ब्रिज कोर्स में बताई है, हम पूरा साल की चीज 2-3 घंटे में अगर बताएंगे तो शॉर्ट में बताएंगे। इससे बेटर है आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसको आप अपनी किताब से प्रैक्टिस करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब कल हम मिलेंगे रेगुलर, अपनी ऐप के अंदर पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई होगी। आज की क्लास यूट्यूब पर आई थी, कल हम ऐप में मिलेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट स्लाइड में बच्चों, थैंक यू स्लाइड तो है ही, साथ में मेरी तरफ से तुम सभी बच्चों के लिए मैसेज हमेशा रहेगा बेटा लास्ट स्लाइड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, होता क्या है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार, पूरी क्लास में कुछ टफ लगा, समझ नहीं आया, तो लास्ट में आके अपने को एक बार जरूर दोबारा से याद करना है कि हमारा टारगेट क्या है। हैशटैग IIT JEE फोड़ना है बेटा। तुम सब में कैपेबिलिटी है, तुम सब में जो भी मुझे सुन रहे हैं, कभी अपने आप को बेटा हल्का नहीं समझना है। ये नहीं सोचना है हम नहीं कर पाएंगे, हम किसी से कम हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी है बेटा, मेहनत में अगर कम हो तो कम हो, अदरवाइज कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो अगर एफर्ट करने के लिए रेडी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी मैसेज के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगेन वंस अगेन बहुत बहुत वेलकम इस बैच में। अर्जुना JEE के अंदर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत मजा आएगा बेटा इस पूरे साल। बस जिस एनर्जी के साथ आज पढ़ाई करी है, उसी एनर्जी को कंटिन्यू रखना है पूरे साल भर। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में, जहां हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ब्रिज कोर्स कहाँ है, तो फाउंडेशन वाला चैनल जो है हमारा फिजिक्स वाला का, वहां पे मैंने क्लास ली थी 3-4 दिन पहले, वहां पे आप देख सकते हैं। बट वहां बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है बेटा, वो रिकैप है एक तरह से। बेसिक से पढ़ना है तो अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ो 8th 9th की। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, सी यू।